डेटा सेट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इम्बैलेंस डेटा सेट क्या होता है, उसके क्या इफेक्ट होते हैं मॉडल ट्रेनिंग में, ठीक है। और साथ ही साथ अगर कोई इफेक्ट आ रहा है, मतलब अगर किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम आ रही है इम्बैलेंस डेटा सेट की वजह से, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं इम्बैलेंस डेटा सेट या इम्बैलेंस क्लास क्या होता है, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई एक डेटा सेट है जिसमें कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, अ, जैसे फॉर एग्जांपल कैट और डॉग की इमेजेस का डेटा सेट है हमारे पास, ठीक है। तो उसमें कुछ कैट के फीचर्स होंगे, कुछ डॉग के फीचर्स होंगे, मतलब कुछ इंस्टेंस, जैसे सपोज 10 इंस्टेंस है कैट की इमेजेस के और 10 इंस्टेंस है हमारे पास डॉग की इमेजेस के, ठीक है। इंस्टेंस का मतलब इमेजेस, 10 इमेजेस डॉग की, 10 इमेजेस कैट की, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके फीचर एक्सट्रैक्ट करके हम लोग डेटा सेट बनाएंगे, और हर एक फीचर के आगे हम लोग लेबल डिफाइन करेंगे कि ये फीचर कैट का है और दैट पर्टिकुलर फीचर इज बिलोंग्स टू द डॉग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा सेट बनाते हैं। बट अगर किसी वजह से डेटा सेट में हमारे इम्बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस क्लास हो गई, मतलब सपोज अभी तक हमारे पास डेटा सेट में 10 इमेजेस कैट की थी, 10 इमेजेस डॉग की थी, ठीक है। किसी वजह से डेटा सेट में 10 इमेजेस कैट की हो गई और 3 इमेजेस डॉग की हो गई, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा मॉडल होता है, मशीन लर्निंग मॉडल होता है, आ, वो करेक्टली रिजल्ट नहीं नहीं देता। ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती है, इस केस में एक्यूरेसी अच्छी आती है, बट वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आ जाती है और वो रिजल्ट सही नहीं होता। वो जो एक्यूरेसी आती है वो एक्चुअल में एक्यूरेसी सही नहीं होती है, वो फॉल्स एक्यूरेसी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे ये इफेक्ट करता है, इम्बैलेंस डेटा सेट कैसे इफेक्ट करता है हमारी एक्यूरेसी को, ठीक है। तो इम्बैलेंस के क्लास का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक डेटा सेट है जिसमें सपोज मान के चलते हैं दो क्लासेस हैं, तो एक क्लास के इंस्टेंस ज़्यादा थे, दूसरी क्लास के कम थे, इसको इम्बैलेंस क्लास बोलते हैं। और अगर पूरे डेटा सेट की बात करें, मतलब जिसमें फीचर भी हैं और लेबल भी हैं, क्लास भी हैं, ठीक है। तो पूरे डेटा सेट में अगर क्लास कम होंगी तो जाहिर सी बात है उनके लेवल भी, सॉरी, फीचर भी कम होंगे। तो उसको बोलते हैं इम्बैलेंस डेटा सेट। मतलब क्या कि अगर हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक क्लास के इंस्टेंस ज़्यादा है, दूसरी क्लास के इंस्टेंस कम है, तो उस केस में वो डेटा सेट क्या होगा, इम्बैलेंस डेटा सेट होगा, ठीक है। तो देखते हैं आखिर ये कैसे हमारी एक्यूरेसी को कैसे इफेक्ट करता है। एक्यूरेसी मतलब अच्छी आती है इम्बैलेंस डेटा सेट के केस में एक्यूरेसी अच्छी आती है, बट वो फॉल्स एक्यूरेसी होती है। आप कैसे देखते हैं? सपोज हमारे पास 10 इंस्टेंस थे इमेज कैट के, ठीक है। 1 2 3 4, कुछ भी ले लेते हैं, एक सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 ले लेते हैं हम लोग कैट के और 3 ले लेते हैं डॉग के, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, टोटल हमारे पास 10 इंस्टेंस होंगे। तो ये जो है जो ये इंस्टेंस है, ये कैट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे इंस्टेंस, ये डॉग को बिलोंग करते हैं, ये कैट, ये डॉग, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एग्जैक्टली हम लोग करते क्या है कि जब हमारे पास कोई डेटा सेट होता है, उसको हम लोग पहले दो पोर्शन में तोड़ते हैं। एक एक पोर्शन होता है ट्रेनिंग पोर्शन, एक होता है टेस्ट पोर्शन,
ठीक है। एक होता है ट्रेनिंग पोर्शन, एक होता है टेस्ट पोर्शन। मतलब हम कुछ एक पोर्शन से मॉडल को ट्रेन करेंगे और ट्रेन होने के बाद हम चेक कर सकें, इसके लिए हम कुछ डेटा बचा के रखते हैं, उसको बोलते हैं टेस्ट डेटा सेट। ठीक है, ताकि हम उस टेस्ट डेटा सेट पे चेक कर सकें कि मॉडल की एक्यूरेसी क्या है। जैसे हमने उसे सपोज 7 इमेजेस दिखाई और 3 इमेजेस पहले हम लोगों ने क्या क्या किया, अपने पास रख ली, 3 इमेजेस अपने पास रख ली बचा के। ठीक है, ताकि उन 3 इमेजेस पे हम टेस्ट कर सकें मॉडल सही पहचान पा रहा है कि नहीं कैट और डॉग को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा से अभी टोटल 10 हमारे पास इंस्टेंस है, इन 10 इंस्टेंस को पहले हम लोग ट्रेन और टेस्ट में ब्रेक करेंगे। तो जो हमारा इन जनरल जो रेशियो होता है ट्रेन और टेस्ट का, वो होता है 70 और 30। मतलब ट्रेनिंग पोर्शन हमारा हमेशा ज़्यादा होता है 70% और टेस्ट पोर्शन 30%, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा डेटा सेट चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा डेटा सेट 70% डेटा सेट उसे देंगे। ठीक है, कहीं कहीं 80% भी दे देते हैं। ठीक, तो आ, हम एक काम करते हैं, इन दोनों में से 70% डेटा हम ट्रेनिंग में डाल देते हैं। ठीक है, तो सपोज मान के चलते हैं इसमें कितने हैं, 7 इंस्टेंस है। ठीक है, 7 इंस्टेंस से हम कुछ सैंपल इसमें से पिक करेंगे, कुछ सैंपल इसमें से पिक करेंगे। ठीक, तो सपोज हमारे पास एक, दो, 5 सैंपल हम इससे लेंगे। ठीक है, और 2 सैंपल इससे ले ले रहे हैं। ठीक है, टेस्ट डेटा सेट के लिए। ठीक है, और अगेन टेस्ट के लिए हमारा जो टेस्ट सैंपल होगा, जो हमारा टेस्ट सैंपल होगा, यहाँ पर कितने रिमेनिंग बचे, 5 2। ठीक है, तो टेस्ट सैंपल में 2 हमारे कैट के होंगे और एक किसका होगा, डॉग का इंस्टेंस होगा। ठीक है, इससे ओवरऑल हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि ये डेटा सेट इम्बैलेंस है। तो जब भी डेटा सेट इम्बैलेंस होता है, मतलब कैट के जो इंस्टेंस है वो ज़्यादा है, डॉग के इंस्टेंस कम है, डेटा पॉइंट्स कम है। ठीक है, तो इस केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि जिसके इंस्टेंस ज़्यादा है उसके बारे में मॉडल ज़्यादा सीखता है, जिसके इंस्टेंस कम है उसके बारे में मॉडल कम सीखता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो मॉडल हमारा होगा वो बायस हो जाएगा किसकी तरफ, जिसके बारे में उसने ज़्यादा सीखा है। ठीक है, जिसके बारे में उसने ज़्यादा सीखा। अगेन वही सेम एग्जांपल कि अगर ए बी सी 3 दोस्त हैं और अगर बी 10 टॉफीज अगर ए को देता है और सी 100 टॉफीज ए को देता है, तो ए किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सी की तरफ। क्यों, क्योंकि उसने उसे ज़्यादा टॉफीज दी है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आप लोग लर्निंग करते हो, तो अगर आपको जैसे मे बी आप लोगों ने किसी और लैंग्वेज के बारे में पढ़ा होगा, हिंदी इंग्लिश तो लगभग सभी ने पढ़ा है, जैसे किसी ने भोजपुरी या संस्कृत भी पढ़ी होगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि आप लोग फ्रिक्वेंटली संस्कृत या भोजपुरी नहीं बोल पाते हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने उसको बहुत ही कम सीखा है। ठीक है, इसी तरीके क्यों ऐसा कम क्यों सीखा, क्योंकि जब आपके कोर्स में था तभी आप उसको सीख रहे थे। ठीक है, और उसके बाद आपने कभी सीखने की कोशिश नहीं की, मतलब आपको कम समय मिला उस चीज़ को सीखने के लिए, है ना, संस्कृत या भोजपुरी या कोई भी दूसरी लैंग्वेज। ठीक है, और इंग्लिश पे आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं और हिंदी पे भी कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप फ्रिक्वेंट बोल पाते हो। तो इसी तरीके से मॉडल के साथ भी होता है, जिस चीज़ के इंस्टेंस ज़्यादा होंगे वो उसके बारे में ज़्यादा सीखेगा और दूसरी चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सीख पाएगा, जिस वजह से मिस क्लासिफिकेशन करेगा। जब हम उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट डेटा सेट पे टेस्ट करेंगे, तो उस केस में वो कुछ नहीं सीख पाएगा, वो सॉरी, उस केस में वो रॉन्ग प्रिडिक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि जो मॉडल है उसने सिर्फ और सिर्फ सीखा है कैट के बारे में, डॉग के बारे में नहीं सीखा। ऐसा ही होता है इम्बैलेंस डेटा सेट में, यही प्रॉब्लम आ जाती है कि जो इंस्टेंस ज़्यादा होते हैं उनके बारे में सीखता है और दूसरे के बारे में कुछ नहीं सीखता है। ठीक है, सीखता है एक लेवल तक सीखता है। ठीक है, तो मिस क्लासिफिकेशन के चांस डॉग के लिए ज़्यादा होंगे, कैट के लिए नहीं होंगे, डॉग के लिए ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो जब हम लोग इस टेस्ट डेटा सेट पे हम लोग टेस्ट करेंगे, तो वो जो मॉडल होगा वो हमारा
कैट के लिए तो परफेक्टली रन करेगा, एकदम करेक्ट क्लासिफिकेशन करेगा। इस इंस्टेंस के लिए करेक्ट क्लासिफिकेशन, सपोज इसको बोल दिया कैट, ठीक है, इसको बोल दिया कैट। अब इसके लिए मिस क्लासिफिकेशन कर देगा और इसको क्या बोल देगा, ये डॉग बोल, सॉरी कैट बोल देगा, इसको भी कैट बोल देगा, ठीक है। अब बात करते हैं, इसने मिस क्लासिफिकेशन तो कर दिया, अब एक्यूरेसी की बात करते हैं। एक्यूरेसी क्यों हमारी बढ़ी रही, ये देखते हैं कि एक्यूरेसी कैसे हमारी कम नहीं होती है। एग्जैक्टली एक्यूरेसी में कंप्यूट कैसे की जाती है, टोटल इंस्टेंस में से कितने करेक्ट क्लासिफिकेशन किए हैं उसी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेसी मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एक्यूरेसी मेजर करें, टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने इंस्टेंस थे, 3 इंस्टेंस थे, ठीक है। और इसने करेक्टली क्लासीफाई कितने किए, 2 करेक्ट क्लासीफाई किए हैं, ठीक है, 2 करेक्ट क्लासीफाई किए हैं, ठीक है। एक एक मिस क्लासिफिकेशन किया है, तो 2 आउट ऑफ 3, तो एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी, समथिंग अराउंड दिस, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो सॉरी 60% एक्यूरेसी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी ये तो डेटा सेट हमारा 70:30 का है, तो इस केस में हमारी 60% एक्यूरेसी आ रही है। सपोज आपके पास कुछ डेटा सेट ऐसा है कि 10,000 आपके पास जो रोज हैं, 10,000 रोज एक इंस्टेंस से बिलोंग कर रही हैं, नहीं सॉरी 9,000 रोज एक एक कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं, मतलब इंस्टेंस, और 1,000 किसी दूसरी कैटेगरी से, मतलब टोटल हमारे पास 10,000 डेटा पॉइंट्स हैं, जिसमें 9,000 एक कैटेगरी से और 1,000 एक कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो उस केस में जब हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया जाएगा, तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के केस में अगेन जो हमारा रेशियो होगा वो क्या होगा कि उसमें मतलब जो 9,000 है उसमें से 70% हम लोग अगर ट्रेन में ले जाएंगे तो 30% हमारे लिए टेस्ट टेस्ट में बचेंगे, तो कितना होगा, 70 का 30, सॉरी 9,000 का 30% कितना होगा, टोटल 2,700 अराउंड, है ना, 2,700 अराउंड होगा, सॉरी 2,000 नहीं, हाँ ओके ओके, 2,700 अराउंड होगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारा क्या कहते हैं, वो वाली क्लास होंगी जो 1,000 इंस्टेंस की है, उनमें से अगर हम लोग 30% एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो 1,000 में से अगर हम 30% एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें अराउंड 300 के अराउंड मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हम 300 और ऐड कर दे रहे हैं, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केस हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें टोटल 3,000 टेस्ट केस मिलेंगे, ठीक है, 3,000 टेस्ट केस। अब अगर 3,000 में वो 27,000 के लिए करेक्ट क्लासिफिकेशन करता है और 300 के लिए मिस क्लासिफिकेशन करता है, मान लेते हैं 27,000 के लिए करेक्ट और 300 के लिए इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन करता है, तो हमारी एक्यूरेसी कितनी होगी उस केस में, टोटल कितने करेक्ट क्लासिफिकेशन हुए, करेक्ट क्लासिफिकेशन हुए 27, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितने मिस क्लासिफ मतलब कितने टोटल इंस्टेंस थे, तो टोटल 3,000 इंस्टेंस थे, तो टोटल यहाँ पर क्या हो गया, ऑलमोस्ट 9, ठीक है, 90%, ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी इसमें होगी, ठीक है। इवन हमारा टोटल ये जो दूसरी क्लास में हमने क्लासीफाई नहीं किया, मतलब दूसरी क्लास के बारे में इसमें कुछ नहीं सीखा, उस केस में भी हमें 90% एक्यूरेसी मिल रही है, क्योंकि डेटा सेट हमारा इम्बैलेंस था। तो ये तो एकदम गलत है, मतलब हमारा पर्पस था 2 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करना, तो वो पर्पस एकदम 0% फुलफिल हो रहा है, 0% फुलफिल होने के बावजूद जो हमारी एक्यूरेसी है वो 90% है ना, 90% है। तो यहाँ से चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि अगर डेटा सेट हमारा इम्बैलेंस है, तो इम्बैलेंस डेटा सेट के केस में हमारी एक्यूरेसी अच्छी हो सकती है, बट वो एक्यूरेसी क्यों अच्छी है, क्योंकि उसने एक क्लास के सारे फीचर को करेक्ट क्लासिफिकेशन कर दिया और दूसरे के सारे फीचर को एकदम नेग्लेक्ट कर दिया है, और क्योंकि दूसरी क्लास में इंस्टेंस कम थे, इस वजह से एक्यूरेसी पे इफेक्ट ज़्यादा नहीं आया, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो टोटल ओवरऑल एक्यूरेसी है वो क्या है, 90% है, ठीक है।
तो अगर इस तरीके से एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक्यूरेसी निकालते हैं, तो उस केस में हम इम्बैलेंस डेटा सेट के साथ सही मॉडल को ट्रेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये समस्या होती है हमारी इम्बैलेंस डेटा सेट के साथ। तो गलती से भी अगर आपने इम्बैलेंस डेटा सेट उठाया है, ठीक है, तो कभी भी उस पर डायरेक्टली मॉडल को ट्रेन नहीं करना है, कभी नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि पहले चेक कर लेना है कि कितने इंस्टेंस एक क्लास में, कितने इंस्टेंस दूसरी क्लास में। ठीक है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इवन कंपनियों में भी ऐसा होता है कि लोगों मॉडल ट्रेन करके दिखा देते हैं एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है, लेकिन इंटरनली लोगों को नहीं पता होता है कि एक्यूरेसी इतनी क्यों है ना। आ, जबकि पूरा जो सेकंड क्लास है उस क्लास में क्लासिफिकेशन हो ही नहीं रहा है, एकदम 0% क्लासिफिकेशन हो रहा है, उसके बावजूद 90% एक्यूरेसी है। तो ये कितनी ब्लंडर मिस्टेक है। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ हैंडलिंग करनी पड़ेगी। या तो आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैट्रिक्स चेंज करेंगे, या फिर आ, ये जो इम्बैलेंस डेटा सेट है इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, मुझे 2 मिनट देना, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। तो देखते हैं क्या क्या टेक्निक्स हैं इम्बैलेंस डेटा को हैंडल करने की, है ना। तो हम लोगों ने इम्बैलेंस क्लास देखा, इम्बैलेंस डेटा सेट क्या होता है, प्रॉब्लम देखी क्या होता है, मतलब किस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है ना। एक्यूरेसी पे कैसे ये इफेक्ट डालता है, मतलब कैसे हाई एक्यूरेसी आ जाती है, जबकि अगर आप लोग कायदे से इसको मेंटेन करें ना, तो 90% से लेस ही होगी एक्यूरेसी। ठीक है, अब देखते हैं इसके सोल्यूशन क्या क्या है। बेसिकली इसके 4 सोल्यूशन है। ठीक है, एक तो जो आप एक्यूरेसी मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना, एक्यूरेसी मेजरमेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं कि टोटल करेक्ट क्लासिफिकेशन और टोटल इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कर रहे हैं। ये नहीं चेक कर रहे हैं कि पहली क्लास में कितने करेक्ट क्लासिफिकेशन हुए, दूसरी क्लास में कितने करेक्ट क्लासिफिकेशन हुए, ये हम लोग मेजर नहीं कर रहे हैं। अगर ये मेजर कर लेंगे तो फिर हमें असलियत पता चल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये समस्या है, तो हम हमें जो है जो इवेल्युएशन मैट्रिक्स है, जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, जैसे कभी भी कोई मॉडल ट्रेन किया जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस चेक करी जाती है। और परफॉर्मेंस चेक करने के जो पैरामीटर है वो बहुत सारे हैं मशीन लर्निंग में। इसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है कि किस किस तरीके से हम मॉडल को चेक करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है कि खराब है। ठीक है, तो ये जो पहला फंडा था एक्यूरेसी मेजरमेंट का, जिसमें हम ओवरऑल एक्यूरेसी मेजर कर रहे थे, है ना, इंडिविजुअल क्लास का नहीं, ओवरऑल मेजर कर रहे थे। ये जो तरीका है ये सबसे रॉन्ग तरीका है, सबसे गलत तरीका है। ठीक है, हम लोग इस तरीके से एक्यूरेसी मेजर नहीं करेंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, उनके थ्रू हम लोग मेजरमेंट करेंगे। अभी हम एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, एवेल्युएशन मैट्रिक्स में AUC कर्व होता है, ROC कर्व होता है, ठीक है, लर्निंग कर्व होता है, फिर उसके बाद आपका क्या उसको हीट मैट्रिक्स होता है, ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। एग्जैक्टली हीट मैट्रिक्स नहीं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स उसको बोलते हैं। हीट मैट्रिक्स कुछ अलग चीज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से है, और भी होते हैं, जैसे F1 स्कोर, कप्पा स्कोर, ठीक है, कई सारे स्कोर होते हैं जिसमें दोनों क्लास, जैसे अगर दो क्लास में क्लासिफिकेशन हो रहा है तो दोनों क्लास को कंसीडर करके हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब एक्यूरेसी कैलकुलेट करेंगे। उसी तरीके से कप्पा स्कोर होता है, उसमें भी दोनों चीज़ों को मेजरमेंट करते हैं। प्रिसीजन वैल्यू होती है, रिकॉल वैल्यू होती है, हर चीज़ को मेजर करती है, मतलब कितने करेक्ट क्लासिफिकेशन हुए, कितने इनकरेक्ट। यहाँ पर बस हम लोग क्या कर रहे हैं, कितने करेक्ट क्लासिफिकेशन हुए हैं उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली या तो आप अपने जो एक्यूरेसी मेजरमेंट टूल है, मतलब जिसके थ्रू आप मेजरमेंट कर रहे हैं मॉडल की परफॉर्मेंस, आप उसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो आपको रिजल्ट सही एक्यूरेट रिजल्ट दिखेगा कि आपका मॉडल कितना ट्रेन हुआ कितना नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा मेथड है कुछ इंसेंबल बेस्ड मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं। अब इंसेंबल बेस्ड मॉडल क्या होते हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा मेथड है आप डेटा सेट को बैलेंस करिए। ठीक है, अगर डेटा सेट इम्बैलेंस है तो उसको डेटा सेट को बैलेंस करिए, उसके कुछ मेथड्स हैं, अप सैम्पलिंग डाउन सैम्पलिंग मेथड्स हैं, उनको अप्लाई करके डेटा सेट को बैलेंस कर सकते हैं। और चौथा है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। बेसिकली के
के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कई टाइप के होते हैं, यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रेटिफाइड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का यूज़ करके भी हम डेटा सेट को बैलेंस कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन कर सकते हैं। हर एक मतलब ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा सेट में दोनों क्लास के डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया यहाँ पर के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, तो अभी आगे समझ में आएगा, सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि डेटा सेट में ये कैसे फाइंड आउट करें कि डेटा सेट बैलेंस है कि इनबैलेंस है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ले रहे हैं। एक डेटा सेट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन का एक सर हम्म सर मैं क्वेश्चन पूछने वाला था। हम्म अगर हम टोटल हमारे पास 100% डाटा है, हम्म मतलब इसमें हमारा 100% डाटा है, हम्म उसमें से अब हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि 70% एक क्लास को बिलोंग करता है, 10 क्लास को बिलोंग करता है। 70 अगर हम टोटल टोटल 100 में से 70% एक क्लास को बिलोंग करता है हम्म और 30% है वो बी क्लास को बिलोंग करता है। हाँ हाँ ठीक है। हम्म अब इस केस में अगर सिस्टम को 30-30% दोनों का मिला के 30-30% या फिर 20-20% करके डाटा भेज दिया, हम्म तो 20% एक लाख किया और 20%। हम्म हाँ हाँ हाँ। तो इस मेथड को बोला जाता है एग्जैक्टली डाउन सैम्पलिंग बोला जाता है, ठीक है। जो बता रहे हो एग्जैक्टली यही रीसैम्पलिंग में करा जाता है, ठीक है। ये जो मेथड है थर्ड मेथड, रीसैम्पल द डेटा सेट, ठीक है। रीसैम्पलिंग में दो चीज़ें होती है, डाउन सैम्पलिंग, अप सैम्पलिंग। तो जो आप बता रहे हो उसको बोलते हैं डाउन सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली ओके सर। जो आप बता रहे हो कि 20% डेटा हम लोग फैच करके ट्रेनिंग करा लें और रिमेनिंग 10% में हम लोग ट्रेनिंग कर लें। लेकिन हमारे एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना है कि कभी भी मशीन लर्निंग मॉडल को अगर हमें ट्रेन करना है, हाँ हमें डेटा की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे डेटा की ज़रूरत पड़ती है, समझ रहे हैं ना। अगर डेटा आपके पास सफिशिएंट है, सपोज आपके पास 10 मिलियन रोज हाँ है, सर। 10 मिलियन रोज हैं, तो उस केस में आप ड्रॉप कर दो, नो डाउट, कोई कोई ज़्यादा हाँ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप ड्रॉप कर सकते हो उस केस में। लेकिन अगर आपके पास सपोज 1000 रोज हैं, उसमें हाँ आपने अगर 100 रोज सिर्फ सेलेक्ट की ट्रेनिंग के लिए, तो उस केस में मॉडल कुछ एक्यूरेसी मतलब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देगा, है ना। तो ये चीज माइंड में रखनी है। ये अच्छा तरीका है हाँ हाँ रीसैम्पलिंग, इवन ये एग्जैक्टली फॉलो करते हैं लोग, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कब करना है अप सैम्पलिंग, कब करना है डाउन सैम्पलिंग, ये दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। डेटा सफिशिएंट है तो डाउन कर देते हैं, कोई इशू नहीं। हमें सैम्पल मशीन लर्निंग मशीन को ट्रेनिंग के लिए हमें मैक्सिमम कितने परसेंट डाटा देना चाहिए सर? 70% ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग के लिए इन जनरल माना जाता है 70% एज डेटा यूजुअल। देना चाहिए, ताकि 30% में हम लोग एक्यूरेसी निकाल सकें, ठीक है। करने वाले 100% पे भी कर देते हैं। ओके जैसे अगर उन्हें पता है कि वेल थैंक यू सर। एनालिसिस है, बहुत बढ़िया हाँ एनालिसिस है सर। डेटा सेट की, 100% पे कर दीजिए, क्वेरी आएगी तो अच्छा रिजल्ट देगी। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपने अपने मॉडल को टेस्ट नहीं किया। 100% पे आपने अगर कर दिया, टेस्ट कर दिया, अब उसी 100 में से उठा के फिर आप टेस्ट करोगे, तो वो तो रिजल्ट उसमें तो देगा ही, 100% रिजल्ट दे देगा। क्योंकि देखो अननोन डेटा सेट पे हमें चेक करना चाहिए कि जिसे मॉडल ने जिसे मॉडल ने कभी नहीं देखा है, उसको देख के वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये एक्चुअल में एक्यूरेसी बताता है। अब जिसको ऑलरेडी देख रखा है कि ये वन है, मतलब वन अगर इस तरीके से दिखता है, ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है, तो उसको तो वन बताएगा ही बताएगा। लेकिन अगर सपोज कुछ और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, वन वन के सिंबल में कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके तब दिखा रहे हैं, अब उसको अगर पहचान पा रहा है तो वो इंटेलिजेंट मॉडल होगा, वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी बोला जाएगा। नहीं तो वो तो हार्ड कोड हो गया, जिसको ऑलरेडी जिसका आपने डेटा ऑलरेडी दे दिया है, उसी से फिर अगर टेस्ट करेंगे तो वो बता ही देगा। इस तरीके तो जितने भी हैं डेटा सेट, सबको फीड कर दीजिए सिस्टम में, मतलब सारे हर एक इमेज के डेटा पिक्सल पॉइंट को फीड कर दीजिए जब भी, और उसी में से एक इमेज उठाइए और उसे दिखाइए, तो वो क्या करेगा, डेटा सेट में जितनी इमेजेस फीड हैं
हर एक इमेज के पिक्सल पॉइंट से मैच कराएगा, जिससे मैच करेगा उससे रिजल्ट बता देगा कि इससे इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो इस केस में तो एक्यूरेसी 100% आ जाएगी। अगर दिखाई हुई चीज पे टेस्ट करेंगे तो एक्यूरेसी 100% आ जाएगी, जबकि ये गलत है। हमें कहाँ पर टेस्ट करना है, जो चीज उसने नहीं देखी है उस चीज पे कैसे रिएक्ट कर रहा है मॉडल। मतलब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी का मतलब ही यही है कि वो खुद से सोचने की जो पावर है वो डेवलप करे, है ना। मशीन लर्निंग का मतलब यह है कि वो लर्न करे, चीज़ों को लर्न करे और मतलब डिसीजन मेकिंग पावर जो है अपने अंदर जनरेट करे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन का डेटा सेट है, ठीक है, उसको हम लोग आज रीड कर रहे हैं। आई होप आप लोग अपना असाइनमेंट कर रहे होगे। कल सैटरडे है, संडे है, संडे तक का समय दिया गया था। खैर उस पर अभी बात करते हैं इस क्लास के बाद, ठीक है। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि डेटा सेट इम्बैलेंस है कि नहीं है। तो उस केस में क्या करना है, अगर इस डेटा सेट को भी एक बार देख लेते हैं। df डॉट हेड। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई, काफ़ी सारे फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है। प्री प्रोसेस डेटा सेट लग रहा है ये, ठीक है। प्री प्रोसेस मतलब सारी न्यूमेरिक वैल्यू में है। प्री प्रोसेसिंग क्या होती है अभी डिस्कस करेंगे, कुछ समय बाद डिस्कस करेंगे। हर एक फीचर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक लेबल दिया गया है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, जैसे ये हर एक पर्सन का जिसने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था उसका डेटा है ये, ठीक है। उसका डेटा है, मतलब एक एक पर्सन का फीचर है ये, कि उसने अपने मतलब मतलब सही समय पे उसने अपने सारे जो लोन लिए थे वो उसने चुकाए हैं कि नहीं है, कितने अमाउंट का उसने क्रेडिट कार्ड लिया था, ठीक है। कितना उसने विड्रॉ किया था, कितना उसने लोन सबमिट किया, ये सारी डिटेल है। क्योंकि ये डेटा प्री प्रोसेस हो चुका है, इसमें इम्प्यूटेशन करे जा चुके हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा एनालाइज अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा अभी अभी ये मोटो नहीं है, ठीक है। अभी मोटो क्या है, इम्बैलेंस डेटा सेट, ठीक। तो आ, हमारे पास लास्ट में एक लेवल दिया गया है क्लास, जो कि बता रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉड है कि नहीं है। जीरो का मतलब फ्रॉड नहीं है, वन का मतलब फ्रॉड है, ठीक है। जीरो का मतलब फ्रॉड नहीं है, वन का मतलब फ्रॉड है, कहीं ना कहीं वन आया होगा, ठीक है इसमें, क्योंकि हम लोग df डॉट हेड देख रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है। तो इसमें दो क्लासेस होंगी, ठीक है, इसमें क्या होंगी, दो क्लासेस होंगी, ठीक। तो df डॉट वैल्यू, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जितने जेन्युइन पर्सन थे, मतलब जो नॉन फ्रॉड थे, टोटल हमारे पास 2,84,000 रोज है, ठीक है, समथिंग अराउंड। और जो फ्रॉड थे वो उनके हमारे पास जो डेटा सेट है जस्ट 492, इतने कम अवेलेबल डेटा सेट है। तो हाईली इम्बैलेंस डेटा सेट है, हाईली इम्बैलेंस डेटा सेट है। और ये देखो, इम्बैलेंस, ये अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये जो डेटा सेट कलेक्ट किया, ऐसा नहीं कि जानबूझ के इसको इम्बैलेंस किया गया, ये नेचुरल नेचुरल फिनोमिना की वजह से ऐसा इम्बैलेंस हुआ है। क्योंकि आपको ही पता होगा, अगर कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करता है तो उसमें मतलब 100% से 1 या 2% लोग ही ऐसे होते हैं जो फ्रॉड निकलते हैं, है ना। 1 या 2%, इंडिया की बात छोड़ दे तो 1 या 2% ही फ्रॉड निकलते हैं। तो उसी वजह से यहाँ पर इम्बैलेंस हुआ है डेटा सेट, कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा, मैक्सिमम लोग फ्रॉड नहीं होते हैं, इस वजह से जीरो का नंबर ज़्यादा है और जबकि वन के नंबर कम है, ठीक है। जो फ्रॉड के नंबर हैं वो कम है। तो यहाँ पर एक कैटेगरी से टोटल इतने इंस्टेंस है, दूसरी कैटेगरी से 492 इंस्टेंस है। इनको प्लॉट करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें प्लॉट मिलता है, ठीक है। कि क्लास वन में इतने सारे लोग हैं और क्लास टू में दिख भी नहीं रहा है, मतलब क्लास जीरो में ये इंस्टेंस है और क्लास वन में एकदम माइनर है वो, जो कि विजिबल भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के डेटा सेट पे एक्यूरेसी तो आई मीन समझ सकते हैं 99%, मोर देन 99% आएगी, ठीक है, अगर इस तरीके के डेटा सेट पे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। क्योंकि ये खुद टोटल डेटा सेट का ये 1% भी नहीं है, टोटल डेटा सेट का ये 1% भी नहीं, 1% भी होता तो
एक्यूरेसी हमारी जो है एट 99% हम बोल सकते थे कि इन सभी को अगर मिसक्लासीफाई कर दिया, इन सभी को मिसक्लासीफाई कर दिया, तो उस केस में भी इसकी एक्यूरेसी 99% से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एक एक मॉडल लेते हैं, ठीक है, एक मॉडल लेते हैं और इस डेटा सेट पे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, इस डेटा सेट पे ये जो है और देखते हैं एक्यूरेसी। तो यहाँ पर हम लोग एक डमी क्लासिफायर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डमी क्लासिफायर का यूज़ करके हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे और आगे दूसरे भी क्लासिफायर है, मतलब मॉडल है, मशीन लर्निंग मॉडल, डमी क्लासिफायर, मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, बहुत सारे मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं, बट यहाँ पर हम कुछ ही अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी मॉडल के बारे में नहीं सोचना है, कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, बस इतना दिमाग में रखना है कि एक मशीन लर्निंग मॉडल है, उसको हम ट्रेन करेंगे। ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेंगे और एक्यूरेसी निकालेंगे। ठीक है, एक्यूरेसी उसी तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने देखी है, बस। और कुछ नहीं सोचना है, मॉडल के बारे में कुछ नहीं सोचना है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले पूरे डेटा सेट को दो पार्ट में तोड़ेंगे, मतलब दो पार्ट इन द सेंस फीचर और लेबल अलग अलग करेंगे। तो df डॉट क्लास क्या हो जाएगा, लेबल हो जाएगा, और रिमेनिंग जो फीचर है, रिमेनिंग जैसे यहाँ पर जो हमारा ये सारे फीचर हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, लेबल हो जाएगा। ठीक है, ये सारे फीचर हो जाएंगे। तो पहले इसको हम लोग y में असाइन कर दे रहे हैं और फिर इस पूरे डेटा फ्रेम से इसको ड्रॉप कर देंगे, तो ये सारे कॉलम बचेंगे। ठीक है, और उनको हम लोग एक्स में रख देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हमने किया है, डी एफ डॉट क्लास वाई में रख दिया है, और डी एफ डॉट ड्रॉप क्लास कॉलम को अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं, एक्सेस वन मतलब कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप करने के बाद जो डेटा होगा उसमें सिर्फ फीचर होंगे और उसको हम लोग एक्स में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में तोड़ेंगे, मतलब ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्ट डेटा सेट में तोड़ेंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक्स और वाई दो चीज़ें हैं, मतलब ये फीचर है, ये उसके लेवल है, हर एक फीचर का ये लेवल है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा सेट होगा उसका भी एक ट्रेनिंग पोर्शन होगा और सॉरी एक एक्स पोर्शन होगा और वाई पोर्शन होगा। उसी तरीके से टेस्ट डेटा सेट का भी एक एक्स पोर्शन होगा और एक वाई पोर्शन होगा। ठीक है, तो स्प्लिट करने के लिए हमारे पास sklearn में, scikit-learn में एक मॉड्यूल है जिसका नाम है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, अब इस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर हम लोग एक्स और वाई डेटा सेट पास करेंगे, एक्स डेटा और वाई डेटा मतलब फीचर और उसके लेवल। ठीक है, अब उसके बताएंगे कि टेस्ट का साइज क्या है, मतलब टेस्ट डेटा सेट का साइज क्या है, कितने परसेंट आप रखना चाहते हैं। 0.5 का मत 0.25 का मतलब 25%। तो यहाँ पर जो स्प्लिट होगा डेटा सेट वो होगा 75% ट्रेनिंग में जाएगा और 25% किसमें जाएगा, टेस्टिंग में जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 27। रैंडम स्टेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो सफल नहीं है डेटा सेट, सारे के सारे जीरो एक तरफ वन एक तरफ होंगे। ठीक है, सफलिंग हो जाए उसकी वजह से रैंडम स्टेट हम लोग 27 या कुछ भी नंबर दे सकते हैं, उस हिसाब से सफल करेगा। जितना रैंडमनेस चाहते हैं उतना नंबर बढ़ा देंगे तो सफल हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग एक डमी क्लासीफायर sklearn के ही अंदर एक डमी क्लासीफायर है उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेटजी मोस्ट फ्रिक्वेंट है, इसके बारे में भी नहीं सोचना है, मॉडल जब पढ़ेंगे उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब इस मॉडल को हम लोग फिट करेंगे किस पे, अच्छा एक चीज़ और, हम यहाँ पर थे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पे। जब ये स्प्लिट करता है डेटा सेट को तो चार चीज़ें रिटर्न करके हमको देता है। चार चीज़ें क्या होती हैं, देखो, एक होगा ट्रेन पोर्शन, एक होगा टेस्ट पोर्शन। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रेन पोर्शन और ये है टेस्ट पोर्शन। अब अगेन ट्रेनिंग में भी सॉरी गलत बोल दिए, गलत हो गया। ठीक है, फिर से बताते हैं, ये हमारा ट्रेनिंग पोर्शन है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। ठीक है, ये ट्रेनिंग पोर्शन है, और एक्स टेस्ट वाई टेस्ट ये टेस्ट पोर्शन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रेनिंग में भी जाहिर सी बात है फीचर और लेबल होंगे और टेस्ट में भी फीचर और लेबल होंगे। ठीक है, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल में डायरेक्ट पूरा डेटा फ्रेम नहीं पास किया जाता, वहाँ पर बताया जाता है कि ये फीचर है और हर एक फीचर के करस्पॉन्डिंग ये लेबल है, दो चीज़ें पास करी जाती हैं। तो इस तरीके से सब्सट्रैक्ट करना जरूरी है, डायरेक्ट डेटा फ्रेम को नहीं पास कर सकते, एक्स और वाई में स्प्लिट करना जरूरी है। अभी डेटा सेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद उस समय देखेंगे कैसे स्प्लिट किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी नहीं सोचना है, बस इतना समझ लो, पहले पूरे डेटा सेट को एक्स वाई में तोड़ते हैं। एक्स वाई क्या है, हमारा फीचर, वाई क्या है, उन फीचर के लेबल। ठीक है,
अब ये तो हमारा एक्स और वाई मिला के क्या हो गया, टोटल ओवरऑल डेटा सेट। कुछ इस तरीके से देखो समझना है। हमारे पास कुछ फीचर्स होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग लेवल होंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, फीचर हो गए, उसके करस्पॉन्डिंग लेवल। कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एक्स। जितने फीचर होंगे, जैसे मान लो इसमें भी 4 फीचर है, तो वो सारे मिला के वो होंगे एक्स, और ये क्या होगा हमारा वाई है, ठीक है। सपोज इसके अंदर भी हमारे, इस फीचर के अंदर भी हमारे कुछ कॉलम्स थे, मतलब एक फीचर नहीं, मल्टीपल फीचर है इसमें। कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा क्या होगा, एक्स होगा, और ये क्या होगा, पूरा वाई होगा, ठीक है। तो हमारा टोटल अगर डेटा सेट डी था, तो डी में 2 पोर्शन होंगे, एक होगा क्या, एक्स, एक होगा वाई, ठीक है। अगेन ये डेटा सेट 2 पार्ट में स्प्लिट किया जाएगा, ठीक है, 2 पार्ट में स्प्लिट किया जाएगा। एक होगा ट्रेन, तो जाहिर सी बात है एक्स और वाई दोनों एक दूसरे से बिलोंग कर रहा है, मतलब जुड़ी हुई है। तो इसमें अगर 70% निकालेंगे तो इसमें से भी 70% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 भागों में तोड़ा जाएगा, 2 पार्ट में तोड़ा जाएगा। एक होगा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। नाम कुछ भी दे सकते हो, नाम जरूरी नहीं कि एक्स ट्रेन वाई ट्रेन ही, तो कुछ भी दे सकते हो। और दूसरा हो गया क्या, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो अगेन एक पार्ट और तोड़ा जाता है जिसको वैलिडेशन बोलते हैं, ठीक है। बट अभी नहीं वहां पर जाना है, उसको बाद में देखेंगे। तो ये टोटल एक्स वाई 2 पार्ट में तोड़ा गया, ट्रेन, सॉरी एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट। मतलब एक्स का 70% मान लेते हैं इनके इन जनरल, वाई का 70%। अब ऐसा नहीं कि रैंडमली उठाया एक्स से फिर रैंडमली उठाया वाई से, हर एक रो के करस्पॉन्डिंग वाई होगा। मतलब अगर ये फीचर उठाया है एक्स का तो इसके करस्पॉन्डिंग वाई होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इस एक्स का वाई हमने ये रख दिया, ऐसा नहीं। इसका एक्स इसी का वाई लेंगे, दूसरा नहीं, ठीक है। अगर जीरोथ रो हमने उठाई, जीरो डेटा पॉइंट उठाया है, तो जीरो डेटा पॉइंट का एक्स और वाई सेम होना चाहिए, यहाँ पर ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, 70% इसको रख लिया, और 30% इसको। अपने जो हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया उसमें उसमें हम लोगों ने 75% और 30% रखा है। जो अभी हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें 75% है और 25%। बट अगर मॉडल अच्छा आपको चाहिए तो हमेशा कोशिश करनी है कि 70% और 30%। जो कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक्यूरेसी अच्छी दिखाने के लिए 90 और 10 में तोड़ देते हैं, ठीक है, 90 और 10 में, इस तरीके से। और प्रोफेसर लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को, ठीक है, कि क्या आपने कितने में तोड़ा कितने में नहीं। तो जब आप लोग डेटा सेट ज़्यादा दोगे, ट्रेनिंग में ज़्यादा डेटा सेट दे दोगे, तो जाहिर सी बात है मॉडल ज़्यादा सीख जाएगा, ठीक है, और एक्यूरेसी अच्छी दे देगा। तो ज़्यादा डेटा सेट अगर आपने तोड़ दिया तो उसके इसमें मॉडल ज़्यादा सीखेगा, एक्यूरेसी अच्छी जाएगी, और कम अगर तोड़ा है तो कम सीखेगा और एक्यूरेसी कम देगा। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, 90% में तोड़ के और एक्यूरेसी दिखा देते हैं। कुछ तो और भी महान होते हैं, वो क्या करते हैं, 100% पे, 100% पे ट्रेनिंग करके इसी 100% में से 30% निकाल के उस पर टेस्टिंग कर देते हैं, तो उसमें तो और अच्छी एक्यूरेसी आ जाती है, ठीक है। बट ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे मॉडल कभी भी अच्छी अच्छी तरीके से नहीं सीख पाए, जनरलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा सेट को स्प्लिट करते हैं। तो हमारा डेटा सेट स्प्लिट हो गया, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, ठीक है। अब इस क्लासीफायर को इस क्लासीफायर में हम डेटा सेट डाल के फिट करेंगे, ठीक है। मतलब ट्रेन फिट का मतलब ट्रेनिंग देंगे। तो एक्स ट्रेन सेंड किया हमने, वाई ट्रेन सेंड किया। अब हमारा मॉडल सीख रहा होगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये डमी के अंदर हमारा क्या होगा, ट्रेंड मॉडल होगा, ठीक है। अब इस ट्रेंड मॉडल से प्रिडिक्शन हम करेंगे, किसका, एक्स टेस्ट का। तो यहाँ पर लिखा डमी डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट
एक्स डैश का प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक हमें अगेन एक नमपाई एरे मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर सपोज इसमें टोटल एक्स टेस्ट में सपोज अगर 50 इंस्टेंस थे, तो 50 इंस्टेंस के करस्पॉन्डिंग उसने वाई लेवल क्या प्रिडिक्ट किया, उनका लेवल क्या प्रिडिक्ट किया, तो 50 यहाँ पर नमपाई एरे में, मतलब 50 एरे नहीं 50 डेटा पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, 50 लेवल्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गई प्रिडिक्टेड वैल्यू, और एक्चुअल वैल्यू क्या थी, ये थी। तो इन दोनों के बेसिस पे, मतलब जो प्रिडिक्ट की करी है मॉडल ने और एक्चुअल में जो थी वैल्यू, मतलब लेवल लेवल जो था, ठीक है, इन दोनों के बेसिस पे एक्यूरेसी निकालेंगे हम लोग, ठीक है, इन दोनों के बेसिस पे एक्यूरेसी निकालेंगे। तो एक्यूरेसी निकालने के लिए आपको या तो फॉर्मूला लिखो उस तरीके से, या तो साइकिट लाइन में डायरेक्ट एक फंक्शन दे दिया गया है एक्यूरेसी का, जिसमें आपको यही दो चीजें पास करनी, वाई टेस्ट, मतलब जो एक्चुअल में वाई टेस्ट था, और प्रिडिक्टेड जो वाई टेस्ट है। तो एक्चुअल में वाई टेस्ट हमने पास किया और प्रिडिक्टेड पास किया, तो ये एक्यूरेसी बता देता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि मॉडल ने जो प्रिडिक्शन किया है, मॉडल ने जो प्रिडिक्शन किया है अ, कितनी क्लास, मतलब हम जैसे हमारा जो डेटा सेट है उसमें वन क्लास के इंस्टेंस कम है, तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं आखिर कितने उसने जो है वन क्लास को क्लासिफाई किया है करेक्टली, वन मतलब जो जो इंस्टेंस वन से बिलोंग कर रहे थे, ऐसे कितने इंस्टेंस है, ठीक है। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यूनिक प्रिडिक्टेड लेवल्स, मतलब दूसरी क्लास के लेवल का एक भी क्लासिफिकेशन उसने नहीं किया है, मतलब सारे के सारे लेवल उसने क्लासिफाई कर दिए किसमें, क्लास जीरो में, ठीक है, क्लास जीरो में। और क्लास वन का जो वो था, क्या कहते हैं, क्लास वन के जितने भी इंस्टेंस है उनके लिए मिस क्लासिफिकेशन किया है, उनके लिए मिस क्लासिफिकेशन, सारे वन के लिए मिस क्लासिफिकेशन कर दिया है। और इस वजह से हमारी जो एक्यूरेसी आई 0.9981%, मतलब 99.8%, बस 0.2% एक्यूरेसी रह गई। सोचो, जबकि एक भी उसने करेक्टली क्लासीफाई नहीं किया क्लास वन को, क्लास वन के इंस्टेंस को एक भी करेक्टली क्लासीफाई नहीं किया, उसके बावजूद इसकी एक्यूरेसी जो है 99% है ना। तो इस तरीके से काफ़ी ब्लंडर होता है अगर आपका डेटा सेट बैलेंस नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कितने हमारे वन में क्लासिफिकेशन हुए हैं, कितने जीरो में। तो जब इसको रन कराए तो यहाँ पर देख सकते हैं वन में जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो टोटल हमारे क्या हुए हैं, जीरो। और टू में जो क्लासिफिकेशन, मतलब जीरो में जो क्लासिफिकेशन हुआ वो 132, ठीक है। इसको एक सेकंड, ये ठीक है, जो भी है यही है, ठीक है। तो इस तरीके से इतने मिस क्लासिफिकेशन टॉलरेबल नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब दूसरी क्लास के टोटल अगर मिस क्लासीफाई हो रहे तो ये टॉलरेबल नहीं होगा, मतलब फिर तो कोई मतलब नहीं रह गया, मशीन लर्निंग मॉडल का कोई मतलब नहीं रह गया कि वो अ, हमारा मकसद था, जो हमारा मेन मोटो था कि दो क्लास में हम लोग क्लासीफाई कर सके, तो जब एक ही में क्लासिफिकेशन किए दे रहा है तो मशीन लर्निंग मॉडल का क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है ना। तो इसके लिए हमारे पास कुछ और मॉडल है, जैसे एक और मॉडल हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर डमी मॉडल था, ठीक है, एक और मॉडल देखते हैं, मे बी इसमें अच्छा हमारा रिजल्ट आए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, दूसरे मॉडल में एक्स ट्रेन वाई ट्रेन सेंड करते हैं और प्रिडिक्शन करते हैं एक्यूरेसी का। तो यहाँ पर और रिजल्ट जो है हमारा 99.9% एक्यूरेसी आ गई, ठीक है। अब इसमें जो हमारा जो क्लासिफिकेशन है 94, अब की बार एटलीस्ट जो वन में 94 क्लासीफाई हुआ और 120 132 जो है वन में, सॉरी जीरो में क्लासीफाई हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेटर रिजल्ट आया कि एटलीस्ट कुछ तो क्लासीफाई हुआ है दूसरे दूसरे क्लास में, ठीक है, कुछ तो क्लासीफाई हुआ है, ठीक है।
तो इस तरीके से, लेकिन एक्यूरेसी अभी भी ज़्यादा ही है, ज़्यादा होगी क्योंकि अब की बार हमारा जो जो मिस क्लासीफाई हो रहे थे वो कुछ तो करेक्ट क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जाए, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम लोगों ने देखा था, या तो आप लोग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स चेंज करो और मेजरमेंट दूसरे तरीके से करो, एक्यूरेसी से मेजर ना करके किसी और तरीके से करो, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे प्रिसीजन मैट्रिक्स होती है, ठीक है, रिकॉल मैट्रिक्स होती है, एयूसी होता है, आरओसी होता है, ठीक है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होती है, F1 स्कोर, कप्पा स्कोर, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। इन जनरल यहाँ पर हम 3 चीज़ लेके चल रहे हैं, F1, रिकॉल और प्रिसीजन। अगर आप इन चारों को भी ले लेंगे, ठीक है, तो आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, बेटर रिजल्ट। अब ये क्या है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, F1 स्कोर क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, मतलब परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में, ठीक है, परफॉर्मेंस सॉरी मॉडल की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है, उसे कैसे रीड किया जाता है, ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, ट्रू नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। प्रिसीजन वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ठीक है। रिकॉल वैल्यू कैसे करी जाती है, F1 स्कोर क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, इसी तरीके से कप्पा स्कोर क्या होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। बस अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर अभी हम लोग सिर्फ कैलकुलेट करेंगे कि प्रिसीजन वैल्यू कैसे डिफाइन, मतलब सॉरी प्रिसीजन वैल्यू से परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मतलब करेक्टनेस का परसेंटेज, ठीक है, उसी तरीके से रिकॉल और F1 स्कोर के बेसिस पे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, साइकिट-लर्न के ही साइकिट-लर्न लाइब्रेरी के अंदर ही हमारे पास इन सभी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के मॉड्यूल दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एक्यूरेसी स्कोर भी निकाल रहे हैं, F1 स्कोर भी निकाल रहे हैं और रिकॉल स्कोर भी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक्यूरेसी स्कोर तो हमारा काफ़ी आया है, जो अब तक हम लोग निकालते आ रहे थे एक्यूरेसी स्कोर। उसके अलावा जो F1 स्कोर निकाला, तब हमें एक्चुअल में एक्यूरेसी पता चली, ठीक है, तब जाके हमें एक्चुअल एक्यूरेसी पता चली कि लगभग 75% हमारी एक्यूरेसी है, हमारे मॉडल की एक्यूरेसी है, ठीक है, एग्जैक्टली, क्योंकि उसने F1 स्कोर और कप्पा स्कोर दो ऐसे स्कोर है जो दोनों क्लास को लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने रिकॉल का स्कोर निकाला, तो रिकॉल की वैल्यू हमारी 64% ही शो कर रहा है, ठीक है। जबकि अगर आपका इम्बैलेंस डेटा सेट नहीं है तो लगभग ये सारी चीज़ें बराबर होंगी, और अगर अच्छा अच्छा मॉडल ट्रेन हुआ है तो लगभग ये तीनों के तीनों बराबर होंगे, ठीक है। बराबर इन द सेंस थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, ऐसा नहीं कि एकदम बराबर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स या तो आप चेंज कर लीजिए, ठीक है, या तो आप मॉडल चेंज करिए, ठीक है। क्या चेंज करिए, मॉडल चेंज करिए। मॉडल चेंज करने का मतलब क्या है, अगर हम मशीन लर्निंग मॉडल्स की बात करें तो कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं, जैसे अभी तक जो मॉडल हम लोगों ने रन कराया है उसमें क्या होता है, पूरा डेटा हम लोग एक साथ दे देते हैं, ठीक है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन दे दिया, अपना ट्रेन हो रहा है, ठीक है। और जो मॉडल ट्रेनिंग होती है पूरे डेटा सेट में एक साथ होती है, भले आप मतलब पूरा डेटा सेट दे रहे हैं, उसके बावजूद भी वो बावजूद क्या, वो पूरे डेटा के साथ ही हमारा मॉडल ट्रेन होता है, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी मॉडल हैं जिसमें आप लोग बंच में डेटा देते हैं, मतलब आप तो पूरा डेटा दे देंगे, लेकिन जो मॉडल्स हैं वो मॉडल क्या करेंगे, पूरे डेटा सेट को छोटे छोटे बंच में डिवाइड कर देगा, छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हर एक पैकेट पे अ, एक मॉडल अप्लाई करेगा। जैसे अ, हमारे पास सपोज थाउजेंड रोज थी डेटा सेट में, ठीक है, मतलब ट्रेनिंग डेटा सेट में 1000 रोज थी। तो कुछ इंसेंबल मॉडल, उनको बोलते हैं इंसेंबल्ड मॉडल बोलते हैं। इंसेंबल्ड मॉडल क्या करते हैं कि रो का सिलेक्शन करते हैं, पूरे डेटा सेट पे नहीं ट्रेनिंग करेंगे, वो क्या करेंगे, छोटे छोटे डेटा सेट पे ट्रेनिंग करेंगे। मतलब पूरे डेटा सेट को पहले छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे। जैसे 200 रोज का डेटा सेट बना लिया, 1000 अगर रोज थी तो 5 डेटा सेट उसने और बनाए, जिसमें 200 रोज सेलेक्ट की, रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि शुरू से 200 उठा लिया, फिर 200 फिर 200, ऐसा नहीं। वो क्या करेगा, टोटल जो है 1000 रोज को रैंडमली के फोल्ड में तोड़ेगा, के फोल्ड इसको बोलते हैं, फोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है, के फोल्ड में तोड़ेगा। मतलब अगर 5 बोल रहे तो 5 फोल्ड में तोड़ेगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ फोल्डिंग कीवर्ड यूज नहीं करना चाहिए उसको, हम लोग फोल्डिंग इस समय देखें, यहाँ पर एग्जैक्टली ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है।
पूरे डेटा सेट को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है। तो जब हम लोग छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं तो यहाँ पर जो सैम्पलिंग करी जाती है, सैम्पलिंग कुछ इस तरीके से करी जाती है कि इन सैम्पल डेटा सेट में कि दोनों क्लास के जो इंस्टेंस हैं लगभग बराबर हों। जैसे क्लास अगर 0 में 100 इंस्टेंस है तो क्लास 1 में भी 100 इंस्टेंस, ठीक है। फिर अगर क्लास 2 में, मतलब जो दूसरा डेटा सेट, जैसे 5 डेटा सेट बनाए इसने 1000 रोज के, 200 रोज के, तो पहले डेटा सेट में भी मतलब 0 क्लास के 100 वो होंगे, सैंपल होंगे, और 1 क्लास के भी। समझ रहे हो ना? कुछ इस तरीके से, जैसे अगर सपोज हमारे पास ये टोटल जो है 1000 रोज है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इन सभी डेटा सेट से 200 रोज के सैंपल क्रिएट करेगा, ठीक है। तो एक सैंपल ये हो गया, दूसरा सैंपल ये, तीसरा सैंपल ये, और इसी तरीके से 5, ठीक है। इस तरीके से सैम्पलिंग करेंगे, और इसमें जो पोर्शन प्रोपोर्शन होगा, मतलब दोनों क्लास का, क्लास 0 क्लास 1 का लगभग बराबर होगा, ठीक है। जैसे इसमें दो दो क्लासेस है, एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं, तो क्लास 0 क्लास 1 के बराबर इंस्टेंस होंगे, ठीक है, क्लास 0 क्लास 1 के बराबर इंस्टेंस, ठीक है। इस तरीके से ब्रेक किया जाता है। मतलब क्या, अगर इसने इस पूरे डेटा सेट से 100 सैंपल लिए क्लास 0 के, ठीक है, 100 सैंपल लिए क्लास 0 के, तो 100 सैंपल होगा, सॉरी 100 सैंपल क्लास 0 है, तो 100 सैंपल ही लेगा वो, क्या किसके, क्लास 1 के। इसी तरीके से नेक्स्ट बैच में 100 सैंपल लेगा क्लास 0 के, और 100 सैंपल लेगा क्लास 1 के। भले डेटा रिपीट करना पड़े तो वो रिपीट करेगा, कोई कोई इशू नहीं, रिपीटिशन से कोई इशू नहीं, ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि 1000 में हमारे पास 70-30 का रेशियो ही था, मतलब इम्बैलेंस डेटा था, तो वो क्या करेगा, जो 30% मतलब 300 में से ही सिलेक्शन कर करके ये फर्स्ट क्लास को फिल करता रहेगा, ठीक है। उसी में रिपीटिशन कर करके हर हर एक बैच में 100 रोज प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो जब इस तरीके से हम लोग इंसैम्बल करके, हम लोग इंसैम्बल का मतलब ये भी बताते हैं, अ, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, डेटा सेट ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब अब इंसैम्बलिंग एग्जैक्टली क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। इंसैम्बलिंग का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने डेटा सेट ब्रेक कर लिया, पूरे डेटा सेट को हम लोगों ने 5 पोर्शन में ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक एक डेटा सेट को एक एक मॉडल को देते हैं, मतलब डिफरेंट, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन में बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं क्लासिफिकेशन के, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बहुत सारे एल्गोरिदम है, कोई भी एक रैंडम पिक करके मॉडल 1, मतलब कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल 1 में सेंड किया इस डेटा सेट को, ठीक है। फिर मॉडल 2 में सेंड किया इस डेटा सेट को, इसको मॉडल 3 में सेंड किया, इसको मॉडल 4 में सेंड किया, इसको मॉडल 5, ठीक है, मॉडल 5 में सेंड कर दिया। अब ये पांच के पांचों मॉडल हमारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट से क्या हो रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट से ट्रेन होंगे। तो ट्रेनिंग के बाद जब ये टोटली ट्रेंड हो चुके होंगे, और फिर उसके बाद जो हमारा टेस्टिंग डेटा सेट था, ठीक है, टेस्टिंग डेटा सेट सपोज हमने बचा के रखा था, उसमें कुछ रोज होंगी, ये टेस्टिंग डेटा सेट है, ठीक है, इसमें सपोज कुछ रोज है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कैसे काम करेगा, अब इंसैम्बलिंग करी जाएगी। इंसैम्बलिंग कैसे करी जाती है, अब एक सैंपल पिक किया जाएगा, मतलब एक रो यहाँ से पिक करी जाएगी और सबको सेंड करी जाएगी, हर एक मॉडल, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, इस तरीके से सबको सेंड करा जाएगा। और सेंड करने के बाद प्रिडिक्शन किया जाएगा, मतलब सेंड इसीलिए कर रहे हैं ताकि प्रिडिक्ट कर सकें कि ये क्लास 0 से बिलोंग करेगा क्लास 1, ठीक है। तो
सब लोगों ने प्रिडिक्शन करने के बाद आउटपुट दिया। सपोज इसने बोला 0, ठीक है, दूसरे वाले ने भी बोला 0, थर्ड ने भी बोला 0 ही ले लेते हैं, और फोर्थ ने बोला 1, और 5 ने बोला 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इंसैम्बलिंग करी जाती है, मतलब वोटिंग करी जाती है, पूलिंग करी जाती है कि कितने लोगों ने इसको 0 में क्लासिफिकेशन किया और कितने लोगों ने 1 में। तो यहाँ पर मेजोरिटी वोटिंग करी जाती है। मेजोरिटी वोटिंग मतलब जैसे हम लोग वोट करते हैं किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़ अगर करनी होती है तो कितने लोग इस चीज़ के लिए एग्री, कितने लोग इस चीज़ के लिए एग्री। तो अगर मैक्सिमम मॉडल ने 0 में इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को असाइन किया है तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस की क्लास क्या हो जाती है, 0, ठीक है। अगर सबने अगर 1 में, मतलब मैक्सिमम ने 1 में अगर डिसाइड किया तो ये 1 से बिलोंग करेगा। तो इंसैम्बल मॉडल कुछ इस तरीके से काम करते हैं। पहले पूरे डेटा सेट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं और फिर उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हर एक मॉडल एक बैलेंस डेटा सेट के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है, बैलेंस डेटा सेट के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, तो यहाँ पर एरर का चांस ही खत्म हो जाता है ना। यहाँ पर एरर का चांस खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से इनकी एक्यूरेसी अच्छी आती है, ठीक। तो इनसैम्पल मॉडल का अगर एग्जांपल है तो एक्सजी बूस्ट इनसैम्पल मॉडल है, रैंडम फॉरेस्ट है, फिर रैंडम फॉरेस्ट के बाद आपका एडा डेल्टा है, सॉरी एडा बूस्ट है, ठीक है। कई सारे इनसैम्पल मॉडल है, ये सब हम लोग को पढ़ने हैं, सारे पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से चीज़ें समझ लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इमेज बनाई है इन लोगों ने। इसमें इन्होंने क्या किया, पूरा डेटा सेट को दो दो टर्मिनोलॉजी यूज़ की है। एक है रेयर सैंपल, एक है एस सैंपल। मतलब सिंपल जो अबंडेंट है, ठीक है। रेयर का मतलब जिसके नंबर ऑफ सैंपल्स कम है और इसके नंबर ऑफ सैंपल्स ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन में पहले डेटा सेट को तोड़ेंगे। तो आर कॉमन है, सपोज मान लेते हैं आर में थ्री, सॉरी, रेयर क्लास जो थी, रेयर क्लास में सिर्फ 300 इंस्टेंस थे। तो वही 300 यहाँ रखे, वही 300 यहाँ रखे, वही 300 यहाँ रखे। बट ये जो अबेंडेंट क्लास के सैंपल्स थे उनको हमने चेंज किया। आर सेम है, देखो सम में, लेकिन S1 S2 S3 ये चेंज हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि मॉडल डिफरेंट डिफरेंट है, मॉडल डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमें कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। अब अगर यही सारा हम कॉन्केटिनेट करके अगर मॉडल में भेजते तो एक अलग रिजल्ट आता, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल को सेंड कर रहे हैं और फिर मेजोरिटी वोटिंग करके हम लोग टेस्ट सैंपल को क्लासीफाई कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर क्लास में। तो इस वजह से हमारा जो एक्यूरेसी बढ़ने का चांस ज़्यादा हो गया और जो प्रॉब्लम आ रही थी इम्बैलेंस डेटा सेट की, वो प्रॉब्लम खत्म, लगभग खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इंसेंबल मॉडल वर्क करता है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग भी 3 तरीके से करी जाती है। एक तो रेयर एंड फ्रिक्वेंट क्लास के सेम प्रोपोर्शन को लिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। या फिर एक और तरह की सैम्पलिंग यहाँ पर करते हैं, मतलब इंसेंबल में रेयर का तो यही रहेगा, जो आपका अबंडेंट क्लास के सैंपल हैं उनके उनके सैंपल के साइज को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। जैसे S1 के सैंपल अभी इस समय अगर R के 100 है, इसके भी 100 ले लिए। नेक्स्ट सैंपल में, मतलब नेक्स्ट डेटा सेट में R के हमने 100 लिए और S2 के हमने सपोज 150 ले लिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो होगा, R के हमारे 100 हैं और S3 के हमारे 200 हो गए। इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी सैम्पलिंग करी जाती है, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से। और एक और तरीका है सैम्पलिंग करने का, क्लस्टरिंग बेस। क्या क्लस्टरिंग, हम लोग रैंडम ये जो सिलेक्शन कर रहे हैं S1 S2 SN का, ठीक है, रैंडम सिलेक्शन ना करके पहले जितने भी हमारे अबंडेंट क्लास के सैंपल्स हैं उनको हम क्लस्टरिंग करते हैं। क्लस्टरिंग कल हम लोगों ने देखा था क्लस्टरिंग कैसे काम करता है। तो जितने भी सेम फीचर वाले सैंपल होंगे वो एक तरफ आ जाएंगे, मतलब एक साथ आ जाएंगे, और फिर उससे हम लोग क्या बनाएंगे, डेटा सेट बनाएंगे, ठीक है। तो आर तो हमारा सारे के सारे सैंपल हमने ले लिया, मतलब जो रेयर क्लास के सारे सैंपल ले लिए। S1 में जितने भी सैंपल होंगे वो एक जैसे होंगे, S2 में जितने भी सैंपल हैं वो एक जैसे होंगे, SN में जितने भी सैंपल हैं वो एक जैसे होंगे, ठीक है। इस तरीके से भी क्लस्टरिंग करी जाती है, मतलब ये डेटा सेट का सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी तरीका आप लोग चूज कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है डेटा सेट पे, कभी एक्यूरेसी किसी में अच्छी मिलेगी, कभी किसी में, ठीक है।
तो इन 3 तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन सॉरी इंसेंबलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक हम इंसेंबल क्लासिफायर यूज करके क्लासिफिकेशन करते हैं, देखते हैं हमारे जो परफॉर्मेंस एक्यूरेसी मतलब परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में जो F1 स्कोर और क्या कहते हैं रिकॉल कर्व जो था, रिकॉल वैल्यू थी, वो बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अभी हमारी प्रिसीजन और रिकॉल वैल्यू कुछ इस तरीके से है, ठीक है। प्रिसीजन 75 और रिकॉल वैल्यू 64 है। तो इस बार हम लोग इंसेंबल मॉडल एक बार लेते हैं और उसकी ट्रेनिंग करते हैं, देखते हैं एक्यूरेसी, और फिर उसके बाद F1 स्कोर रिकॉल स्कोर दोनों चीज़ें देखेंगे। थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि इंसेंबल मॉडल में क्या होता है, यहाँ तो सिर्फ एक मॉडल ट्रेन होता है, यहाँ पर मल्टीपल मॉडल ट्रेन किए जाते हैं। तो एक मॉडल कुछ टाइम लेगा, फिर दूसरा लेगा, तीसरा लेगा। तो जितने आप लोग मॉडल चूज़ करेंगे उस हिसाब से मॉडल ट्रेन करेगा। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, मॉडल कितने मॉडल चूज़ करने हैं, कितने इटरेशन करने हैं, ये सब सारी चीज़ डिटेल में पढ़नी। एक्सजी बूस्ट पूछा जाता है क्योंकि इंटरव्यू में एक्सजी बूस्ट कैसे काम करता है, तो इसके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं, आगे आने वाले लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे हम। इंसेंबल में मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है एक्जीबूस्ट एंड रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्यूरेसी 99.9% आई है। अब एक बार F1 स्कोर, तो F1 स्कोर यहाँ पर 75% और 80%। तो यहाँ पर देखो हमारा जो रिकॉल वैल्यू थी 75% थी, लेकिन जो सॉरी F1 स्कोर 75% था बट रिकॉल वैल्यू 64% थी, जो कि इस बार इंसेंबलिंग करने पे बढ़ी है। इंसेंबलिंग करने पे 80% होगी, इतना ड्रास्टिक चेंज है, ठीक है। और रिकॉल रिकॉल वैल्यू काफ़ी मायने रखती है, ठीक है। रिकॉल वैल्यू पढ़ेंगे, रिकॉल वैल्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक। तो रिकॉल वैल्यू एकदम ड्रास्टिक चेंज है, 15% का चेंज है, 15% का। मशीन लर्निंग में 0.1 0.2% भी मायने रखता है, यहाँ पर 15% का चेंज आया है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से एक और हम लोग रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का यूज़ करते हैं एक बार, ये भी इंसेंबल मॉडल है, ठीक है। तो एसकेएलएन के अंदर इंसेंबल, फिर उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, ठीक है। प्रेडिक्शन करते हैं एक्यूरेसी। तो अब देखो हमारी जो 80% F1 स्कोर था 86% हो गया है, और जो हमारा रिकॉल वैल्यू वो 78% हो गया, 78%। तो ऑलमोस्ट हमें दोनों चीज़ें सारी चीज़ें बढ़ानी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक्सजी बूस्ट से अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, एक्सजी बूस्ट से अच्छा रिजल्ट है, ठीक। तो 86% हमारी F1 स्कोर आई है, ठीक है। और रिकॉल वैल्यू 78%। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वही जो हम सैम्पलिंग कर रहे हैं इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आपको सैम्पलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये सैम्पलिंग ये इंटरनली खुद करते हैं, जितने भी इंसेंबल मॉडल है ये सैम्पलिंग खुद करते हैं, आपको सैम्पलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एक तो हम लोगों ने देखिए दो दो तरीके हम लोगों ने देख लिए हैंडल करने के इम्बैलेंस क्लास को। पहला क्या था, इवेल्युएशन मैट्रिक्स चेंज कर दीजिए, या फिर इंसेंबल मॉडल आप चूज करिए, ठीक है। जो तीसरा तरीका है रीसैंपल, मतलब अब की बार हम लोग बैलेंस करेंगे डेटा सेट को बैलेंस करेंगे। तो बेसिकली दो तरीके की बैलेंसिंग एल्गोरिदम है, एक है अप सैम्पलिंग, एक है डाउन सैम्पलिंग। इन ग्राफ से समझते हैं, जैसे हमारे पास डेटा सेट है, एक क्लास से जो डेटा पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से, दूसरी क्लास से डेटा पॉइंट कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों को अगर हमें बैलेंस करना है तो या तो इस क्लास को हम कम कर देंगे, इसके बराबर कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, या फिर इस क्लास को इसके बराबर कर दें। तो जब हम किसी क्लास के डेटा पॉइंट्स को रिड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हैं डाउन सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डाउन सैम्पलिंग बोलते हैं। अगर किसी क्लास के सैंपल को अप करके हम लोग बैलेंस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं अप सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये डाउन सैम्पलिंग है, ये अप सैम्पलिंग है, ठीक है। और इसको अंडर सैम्पलिंग ओवर सैम्पलिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। और किया कैसे जाता है, बस जिस क्लास में ज़्यादा
एलिमेंट्स हैं उनमें से रैंडम सिलेक्शन करके हम लोग इसके बराबर सैंपल क्रिएट करते हैं। मतलब इनमें से सैम्पलिंग करी जाती है, ये जिसमें ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हैं उनमें से सैंपल करेंगे। कितने सैंपल करेंगे? इस क्लास के बराबर सैंपल करेंगे, ठीक है। सैंपल करके हम लोग एक नया डेटा सेट क्रिएट करेंगे जिसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में इंस्टेंस बराबर होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अगर इस क्लास में ज़्यादा सैंपल है, इसमें कम है, तो इस क्लास में सैम्पलिंग हम इस क्लास के नंबर ऑफ सैंपल के बराबर करेंगे, ठीक है। जो सैम्पलिंग करेंगे इस क्लास के नंबर ऑफ सैंपल के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, रिपीट करके रैंडमली सेलेक्ट करके रिपीट करके हम लोगों ने क्या किया, रिपीट वो अप सैम्पलिंग करी। ऐसा नहीं है कि पूरा बस एक के बाद एक स्टैक करते चले जाते हैं, ऐसा नहीं। रैंडमली सिलेक्शन करते हैं, एक एक रो का रैंडमली सिलेक्शन करके तब जाके हम लोग इस तरीके से अप सैम्पलिंग करते हैं। जो ये दिख रहा है कि स्टैक टाइप का, ऐसा नहीं कि एक के बाद एक इसको कॉपी कर दिया, ऐसा नहीं होता है। एक एक रो की रैंडम सिलेक्शन करके पहले इतना क्रिएट करेंगे, फिर इतना रैंडम सिलेक्शन करके। ये रिपीटिशन हो सकता है, मे भी रिपीटिशन हो सकता है, कोई इशू नहीं, रिपीटिशन होना ही होना तय है, क्योंकि भाई वही सारी चीजें हम बार बार कॉपी कर रहे हैं तो रिपीटिशन होना तय है ना। तो इसको बोलते हैं अंडर सैम्पलिंग और ओवर सैम्पलिंग, ठीक है। बट यहाँ पर इसको इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा इसको नहीं माना जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही डेटा को अगर हम लोग बार बार देखो, इन दोनों के डिसएडवांटेज हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन का लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन का लॉस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि सेम इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट कर रही है। तो एक ही चीज़ को मॉडल बार बार सीखेगा तो अगेन सेम प्रॉब्लम आएगी। एक ही चीज़ को बार बार सीखेगा तो उसी के बारे में ज़्यादा सीखेगा, दूसरी चीज़ के बारे में कम सीखेगा, तो मॉडल जनरलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट हाँ, कुछ लेवल तक ये ठीक है, कुछ लेवल तक एक हद तक ये अच्छा काम करता है। अगर जैसे अगर सपोज 70-30 का रेशियो है तो ठीक है, आप इन दोनों से कोई भी सैम्पलिंग करो, रिजल्ट अच्छा आएगा, नो डाउट अच्छा आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस है तो उस केस में रिजल्ट के मतलब ड्रास्टिक चेंज आता है फिर रिजल्ट में, ठीक है। और जनरलाइज नहीं, सबसे मेन चीज़ है जनरलाइज। जनरलाइज का मतलब, मॉडल के जनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि वो किसी भी तरीके के रैंडम इनपुट पे करेक्ट आंसर दे। रैंडम इनपुट जिसको उसने कभी नहीं देखा है उसको भी अगर दिखाया जाए तो वो आंसर ठीक ठाक दे, अच्छा रिजल्ट दे, ठीक है। इसको जनरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब किसी वेराइटी ऑफ डेटा सेट पे अच्छा रिजल्ट दे, वेराइटी ऑफ डेटा सेट पे। जैसे वन वन जैसे कैट की इमेज या डॉग की इमेज अगर हम लोगों ने ट्रेन किया है तो वो किसी भी तरीके के डॉग की फोटो दिखाएं तो उसपे वो डॉग ही बोले, कैट ना बोले। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक डॉग की ब्रीड होती है जो कि हम उसकी तरह दिखती है, फॉक्स की तरह, ठीक है, उसकी तरीके से दिखता है, तो उसको कभी कभी वो फॉक्स में क्लासिफिकेशन कर देता है। लेकिन अगर मॉडल अच्छी तरीके से ट्रेन हुआ है तो उसको डॉग ही बताएगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें कि जनरलाइजेशन जरूरी है। डेटा का जनरलाइजेशन, सॉरी, मॉडल का जनरलाइजेशन हमेशा यही कोशिश करना वो जनरलाइज रहे। वो ऐसा ना हो कि स्ट्रिक्ट हो जाए, कुछ डेटा पॉइंट के लिए स्ट्रिक्ट डिसीजन ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक डेटा पॉइंट के लिए वो अच्छा डिसीजन ले, ऐसा होना चाहिए। कुछ क्लास मतलब कुछ इमेजेस के लिए ऐसा ना हो कि वो बायस्ड हो जाए कि हाँ इन इन इमेजेस के लिए अच्छा रिजल्ट देगा बाकी के लिए नहीं देगा, कुछ डेटा पॉइंट के लिए अच्छा रिजल्ट देगा बाकी के लिए नहीं देगा। ये जनरलाइजेशन नहीं होता है, हर एक पॉइंट के लिए अच्छा रिजल्ट देगा, ये जनरलाइजेशन, ठीक है। और यही मायने रखता है मशीन लर्निंग में, यही मायने रखता है। मॉडल जनरलाइज होना चाहिए, बाकी उसके लिए आपको कोई भी मेहनत करनी पड़े, किसी भी तरीके की मेहनत करनी पड़े, करिए, चाहे वो इम्बैलेंस डेटा सेट हो, मिसिंग वैल्यू, चाहे जो कुछ हो, मॉडल जनरलाइज होना चाहिए बस, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है पूरे मशीन लर्निंग में, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, मॉडल को कितना ज़्यादा आप जनरलाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में यही प्रॉब्लम हम लोगों ने देखी। यहाँ पर इंफॉर्मेशन लॉस हो रहा था, यहाँ पर सेम वैल्यू सेम इंफॉर्मेशन रिपीट कर रही है, ठीक है। तो मे बी क्या कहते हैं, मॉडल के ट्रेनिंग या जनरलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कोडिंग कैसे करी जाती है। तो इसके लिए किसी भी साइकिट लर्न की ज़रूरत नहीं है। पेंडाज लाइब्रेरी के अंदर एक सैम्पल फंक्शन है, उसके थ्रू हम लोग सैम्पलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले जो डेटा है, जो डीएफ है, डेटा फ्रेम है, पहले डीएफ को हम लोगों ने डेटा फ्रेम में डाल दिया है, ठीक है, ताकि ओरिजिनल में चेंजेस ना हो, ठीक है। तो डेटा
डेटा का जो लास्ट कॉलम है, जो क्लास है, पहले उसकी वैल्यू काउंट करते हैं। जब ये वैल्यू काउंट करेंगे तो दो चीज़ें रिटर्न करेगा, जीरो क्लास से कितने इंस्टेंस है, जीरो क्लास के कितने इंस्टेंस है, और वन क्लास के कितने इंस्टेंस है। तो हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। अब अ, हम पहले प्रिंट कराएंगे कि जीरो क्लास के कितने इंस्टेंस है, वन क्लास के कितने इंस्टेंस है, और उसको स्टोर भी कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस, मतलब वो डेटा पॉइंट है, यहाँ पर काउंट है, उन डेटा पॉइंट का काउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग प्रिंट करते हैं, तो सॉरी सॉरी, यहाँ काउंट नहीं है, ये काउंट नहीं, काउंट ये वैल्यूज डॉट काउंट से यहाँ काउंट हो रहा है, यहाँ पर डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिल्टर कर रहे हैं, मतलब वो सारे रो फिल्टर कर रहे हैं जिसमें क्लास जीरो है, उसी तरीके से वो सारे रो फिल्टर कर रहे हैं जिसमें क्लास वन है। तो क्लास जीरो में वो सारी रोज होंगी जिनमें क्लास जीरो होगा, और क्लास वन में वो सारी रोज होंगी जिसमें क्लास वन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है जो क्लास जीरो है उसका जो डायमेंशन है वो टू थाउजेंड सॉरी 2,84,315 बाई 31, मतलब 31 फीचर्स हैं और इतने रोज हैं। इसी तरीके से क्लास वन में 492 रोज हैं और 31 कॉलम्स, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, सैम्पलिंग करनी है। तो सैम्पलिंग करने के लिए हमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसकी डाउन सैम्पलिंग की बात करते हैं। तो हमारे सैंपल किस में कम है, क्लास वन में। तो क्लास वन के बेसिस पे हम लोग सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है। तो जिसे सैंपल करना है, क्लास जीरो को सैंपल करना है, ठीक है। तो क्लास जीरो डॉट सैंपल किसके बेसिस पे करना है, क्लास वन के काउंट के बेसिस पे, क्लास वन के काउंट के बेसिस पे, ठीक है। तो क्लास जीरो डॉट सैंपल काउंट, मतलब यहाँ पर क्या होगा, काउंट होगा, मतलब इस क्लास जीरो से हमें टोटल इतने सैंपल रैंडमली चूज करने हैं, इतने सैंपल। अगर यहाँ पर 5 लिखा होगा तो क्लास जीरो से 5 रैंडम सैंपल सेलेक्ट किए जाएंगे, यहाँ पर 10 होगा तो 10 रैंडम सैंपल सेलेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पर टोटल 492 है, तो इस क्लास जीरो से टोटल 492 सैंपल क्या होंगे, रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। और उसको हम लोग सेलेक्टेड सैंपल को हम लोग क्लास जीरो अंडर, मतलब अंडर सैम्पलिंग में एक वेरिएबल बना के उसमें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों का हम लोग मतलब कॉन्केटिनेट करके फिर उसके बाद दोनों का काउंट हम लोग जब प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब 492 के अराउंड दोनों में क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर अंडर सैम्पलिंग करी है, अंडर सैम्पलिंग मतलब क्या, जिस क्लास में ज़्यादा सैंपल थे उसको हम लोग डाउन सैंपल कर रहे हैं, किसकी मदद से, जिस क्लास में कम सैंपल थे। अब इसी को अगर रिवर्स कर देंगे तो अप सैम्पलिंग हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारी ओवर सैम्पलिंग करी गई है। अब की बार हम लोग क्लास वन को ओवर सैंपल कर रहे हैं, किसके बेसिस पे, क्लास काउंट जीरो, मतलब जीरो में कितने काउंट है, और रिप्लेस इक्वल्स टू ट्रू कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगा। ओवर सैम्पलिंग कर रहे हैं तो हर चीज़ बार बार रिपीट होगी, इसलिए रिप्लेस इक्वल्स टू ट्रू। और फिर इसके काउंट प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर देखो 2,84,000 के अराउंड दोनों में हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अब सैम्पलिंग करते हैं। अब इसके बाद आप लोग डायरेक्ट मॉडल में ट्रेनिंग के लिए इसको भेज सकते हो, ठीक है। अब वो चीज़ हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग अब इस चीज़ को करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ, हमारा डेटा कुछ इस तरीके से अब दिख रहा है, ठीक। खैर इस जो चीज़ आपने यहाँ पर पेंडाज में की है, पेंडाज में सैंपल से की है, इसके लिए एक लाइब्रेरी और अवेलेबल है, ठीक है। अ, उसकी मदद से भी आप सैम्पलिंग और डाउन सैम्पलिंग कर सकते हो, ठीक है। कोई कुछ कहना चाह रहा है? ओके, ठीक है। तो आगे देखते हैं। नो सर। हाँ, तो एक लाइब्रेरी हमारी अवेलेबल है जिसकी मदद से हम लोग जैसे पेंडास में भी कर सकते हो, अलग से भी कर सकते हो, दूसरी दूसरी लाइब्रेरीज अवेलेबल है उनकी मदद से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इम्बैलेंस IMB लर्न मतलब इम्बैलेंस लर्न, ठीक है। इम्बैलेंस लर्न, फिर अंडर सैम्पलिंग अगर चूज करेंगे तो अंडर सैम्पलिंग करेगा, और ओवर सैम्पलिंग चूज करेंगे तो ओवर सैम्पलिंग चूज करेगा, ठीक है। अब इसमें अगेन DF से डेटा में कॉपी कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमें बस एक एक एडवांटेज बस ये मिल जाता है इस लाइब्रेरी में कि जो डेटा फ्रेम में, सॉरी पेंडास में जो हम लोग स्प्लिट कर रहे थे, सॉरी सैम्पलिंग कर रहे थे, उसमें एक्स और वाई एक साथ था और तब सैम्पलिंग कर रहे थे। और यहाँ पर अगर सपोज आपके पास डेटा सेट ऑलरेडी एक्स वाई में स्प्लिट है,
एक्स वाई में स्प्लिट है, तो उस केस में अगर सैम्पलिंग करनी है तो आप लोग आई एम लर्न में कर सकते हो, ठीक है, आई एम भी लर्न में कर सकते हो, इम्बैलेंस लर्न में, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सिंपल जो पहले एक मॉडल क्रिएट करना पड़ता है, मतलब मशीन लर्निंग मॉडल, सॉरी मशीन लर्निंग कह रहे हैं, ये सैम्पलिंग मॉडल इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद उस मॉडल को फिट करना पड़ता है बस। तो रस डॉट फिट रीसैम्पल एक्स वाई, जो भी एक्स डेटा है वाई डेटा है, ठीक है, उसको आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर एज अ पैरामीटर सेंड करोगे और फिर ये रिटर्न करके देगा, मतलब क्या, अ, अगर अप सैम्पलिंग करिए तो अप सैंपल डेटा सेट रिटर्न करके देगा, डाउन सैम्पलिंग की है तो डाउन सैंपल रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, पहले सबसे पहले अंडर सैम्पलिंग को इंपोर्ट किया है एज अ रैंडम अंडर सैम्पलर। फिर उसके बाद डेटा सेट में हम लोगों ने दो चीज़ें एक्सट्रैक्ट की, एक्स और वाई फीचर, मतलब एक्स लेबल और सॉरी वाई लेबल और एक्स फीचर एक्सट्रैक्ट किया। अब रैंडम अंडर सैम्पलर में कुछ पैरामीटर पास किए कि रैंडमनेस कितनी होनी चाहिए, रिप्लेसमेंट ट्रू होना चाहिए। फिर उसके बाद उस इस मॉडल को जो भी पैरामीटर हम लोगों ने सेट किए हैं उसको पहले हमने रस में स्टोर कर लिया। अब रस डॉट फिट रीसैम्पल करेंगे तो हमारा जो इम्बैलेंस डेटा सेट है वो बैलेंस होकर हमें रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। अब इसको जब हम लोगों ने प्लॉट किया, जब वाई रस को अगर जब हम प्लॉट करेंगे तो अगेन क्योंकि अंडर सैम्पलिंग करिए तो 492 के अराउंड इसमें मिलेंगे और 492 में इसमें मिलेंगे, मतलब 0 क्लास और 1 क्लास, ठीक। इसी तरीके से ओवर सैम्पलिंग के लिए भी यहाँ पर कर सकते हो, वही सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पर क्या चेंज होगा, ओवर सैम्पलिंग, ठीक है, वहाँ अंडर सैम्पलिंग थी, वहाँ यहाँ ओवर सैम्पलिंग, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सेम है, ठीक है। तो ros डॉट फिट सैम्पल एक्स और वाई पास करेंगे तो यहाँ पर सैम्पल डेटा सेट हमें मिलेगा। तो अगेन यहाँ पर आई मीन 2,84,000 इसमें भी होंगे सैंपल और 2,84,000 अराउंड इसमें भी सैंपल होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, रीसैम्पलिंग। लास्ट वन हमारा बचा हुआ है क्या, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू हम लोग कैसे इम्बैलेंस डेटा सेट को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर भी एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। अगर शुरू के दो मेथड के बारे में हम लोग देखें तो वहाँ पर हम लोग डेटा सेट को बैलेंस नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे, परफॉर्मेंस मेजर्स चेंज कर रहे थे और मॉडल चेंज कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, डेटा सेट को सैंपल कर रहे हैं। एक तो रीसैम्पलिंग मेथड वो हो गया, एक दूसरा रीसैम्पलिंग मेथड होता है हमारा क्या, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है, बट स्ट्रेटिफाइड। एक होता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन जो कि वैलिडेशन के लिए यूज किया जाता है, और ये वैलिडेशन क्या होता है, के फोल्ड क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। अ, अच्छा एक काम करते हैं, के फोल्ड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, के फोल्ड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक। तो के फोल्ड भी कुछ इसी तरीके से होता है। अगर सपोज हमारे पास एक डेटा सेट है, ठीक है, एक डेटा सेट है, इस पूरे डेटा सेट को हमें डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल डेटा सेट में तोड़ना है। तो उसको बोलते हैं फोल्डिंग, बोलते हैं एग्जैक्टली उसको बोलते हैं फोल्डिंग। यहाँ पर क्या हो रहा था कि कुछ भी रैंडम सैंपल उठाया रख दिया था, यहाँ पर जो रैंडम सैंपल होंगे वो रिपीटेड होंगे। के फोल्ड की अगर बात करते हैं तो मे भी रिपीटिशन हो सकता है, मे भी रिपीटिशन नहीं हो सकता है। तो एग्जैक्टली लगभग सेम है, अगर यहाँ पर रिपीटिशन ना हो तो यही हमारा क्या है, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के लिए स्प्लिट किया हुआ के फोल्ड्स है, ये नंबर ऑफ के फोल्ड्स है, ठीक है। के फोल्ड, एक सेकेंड, ओके, इससे समझते हैं, इस डेटा सेट से समझते हैं।
ठीक है। यहाँ पर देखो क्या किया गया है। जो हमारा ओवरऑल डेटा सेट होता है उसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक ट्रेनिंग डेटा सेट, एक टेस्ट डेटा सेट। ठीक है। ट्रेनिंग डेटा सेट के बाद, सॉरी, इतना स्प्लिट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रेनिंग डेटा सेट को मल्टीपल फोल्ड में स्प्लिट करते हैं, मल्टीपल फोल्ड में। ठीक है, जैसे फोल्ड 1, फोल्ड 2, फोल्ड 3, फोल्ड 4, फोल्ड 5। ठीक है। तो मतलब इस पूरे डेटा सेट को हम लोगों ने 5 फोल्ड में तोड़ा है। तो जो के फोल्ड है उसमें के की वैल्यू क्या हुई, 5 हुई। के की वैल्यू क्या हुई, 5 हुई। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है, एक चीज़ बस माइंड में रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल जो हम सम करें वो ट्रेनिंग डेटा के बराबर हो। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो उस केस में ज़रूरी नहीं है कि इन सब का सम, मतलब इसमें जितने डेटा पॉइंट्स हैं इन सब में उतने ट्रेनिंग डेटा के बराबर हो। ठीक है। अगर रिपीटिशन नहीं अलाउ है तो उस केस में जितने इन सब में जितने डेटा पॉइंट्स हैं सबको सम करोगे तो उतने ही डेटा पॉइंट्स इसमें होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट को स्मॉल स्मॉल डेटा सेट में क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, एग्जैक्टली होता क्या है, जब आप मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हो, ठीक है, ट्रेनिंग करने के बाद डायरेक्टली टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो एक्यूरेसी आती है, ठीक ठाक आती है, लेकिन अगर सपोज ट्रेनिंग के दौरान हम उसको एक फीडबैक देते रहें कि एक्यूरेसी अभी ये है, इतनी ट्रेनिंग करी तो एक्यूरेसी इतनी, इतनी ट्रेनिंग करी इतनी एक्यूरेसी है। ठीक है। आ, ऐसा कुछ जैसे जो हम लोग क्या कहते हैं, जो हम लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे आप लोग तो सब लोग बीटेक कर कर चुके हैं, है ना। तो हम लोग बहुत एग्जाम देते हैं, बीटेक के दौरान बहुत एग्जाम देते हैं। ठीक है। तो उसमें कभी सेशनल होते हैं, कभी सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से टेस्टिंग होती है। तो हर सेशनल के बाद आपको एक फीडबैक मिलता है, हर सेमेस्टर के बाद आपको फीडबैक मिलता है कि आप इतना मार्क्स लाएं। तो जब आपका सेशनल में नंबर कम आता है, सेशनल में नंबर कम आता है, तो आप क्या करते हो, ज़्यादा मेहनत करते हो ताकि सेमेस्टर में आप उसको कवर कर सको। ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। हम डायरेक्ट पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट से ट्रेनिंग नहीं करेंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे फोल्ड में तोड़ देंगे। मतलब जो हम सेमेस्टर एग्जाम लेने वाले थे, डायरेक्टली ऐसा नहीं कि पूरे साल भर में सिर्फ एक लेंगे। हम जितने उस एक टेस्ट को मल्टीपल टेस्ट में तोड़ देंगे। ठीक है, कि हम थोड़ा थोड़ा टेस्ट लेंगे, मतलब थोड़ा पढ़ाएंगे फिर टेस्ट लेंगे, थोड़ा पढ़ाएंगे फिर टेस्ट लेंगे, और फीडबैक देते रहेंगे। और ताकि आप थोड़ा कंसंट्रेट हो स्टडी के ऊपर। अगर आपके सेमेस्टर 1 में कम नंबर आए, सॉरी सेशनल 1 में कम नंबर आए, तो भाई जाहिर सी बात है थोड़ी मेहनत करोगे, सेशनल 2 में अच्छे नंबर लाओगे, फिर सेमेस्टर में अच्छे नंबर लाओगे। तो ये फीडबैक सिस्टम होता है जो चलता रहता है, जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट होता है मॉडल में। ठीक है, मतलब आप में इम्प्रूवमेंट होता है। वही सेम सिस्टम यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। पहले इतने से ट्रेन करोगे, फिर इसका फीडबैक दोगे मॉडल को। ठीक है, कि अब ये एक्यूरेसी सही नहीं है। ठीक है। फिर इस वाले फोल्ड से ट्रेन करोगे, फिर सेंड करोगे एक्यूरेसी क्या है, बढ़ी कि घटी है। बढ़ी है तो अच्छी बात है, जो चेंजेस उसने किए थे मॉडल में वो थोड़े से और चेंज करेगा। अगर घटी है तो उस केस में जो चेंजेस किए थे उसके रिवर्स में चेंजेस करेगा। ठीक है। फिर तीसरे मॉडल से ट्रेन करेगा, फिर चेक करेगा कि अगर अब बढ़ रही है कि घट रही, बढ़ रही है तो फिर आगे बढ़ेगा, मतलब वही चेंज को और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेगा। अगर घट रही है तो फिर रोल बैक करेगा कुछ। ठीक है, इस तरीके से कुछ चलता चलेगा। तो मल्टीपल फोल्ड के साथ हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं मॉडल की। तो पहले फोल्ड कराते हैं, मतलब सॉरी, पहले ट्रेनिंग कराते हैं। और ऐसे ट्रेनिंग एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं होती है। होता कैसे, मतलब एग्जैक्टली मैं ये एग्जामिनेशन सिस्टम से कनेक्ट करना चाह रहा था, इस वजह से ऐसा बोला। एग्जैक्टली कैसे होता है, आपने 5 फोल्ड में तोड़ा ट्रेनिंग, 5 फोल्ड में आपने पूरे डेटा सेट को तोड़ा। तो इन 4 के साथ ट्रेनिंग करेंगे, इस पे टेस्ट करेंगे, फीडबैक देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आए, फिर अब इनमें से इन 4 के साथ नहीं, अब सपोज इन 4 के साथ ट्रेनिंग करी और इस पे टेस्ट करेंगे और फीडबैक देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद सपोज इस पे ट्रेनिंग करी और इस पे टेस्ट किया और फीडबैक दिया। फिर उसके बाद इस पे और इस पे ट्रेनिंग करी और इस पे फीडबैक दिया, मतलब इस पे टेस्ट करके फीडबैक दिया। फिर इस पे और इस पे ट्रेनिंग करी और इस पे टेस्ट करके फीडबैक दिया। फिर उसके बाद इस पे ट्रेनिंग करी और इस पे टेस्ट करके फीडबैक दिया। तो कंटिन्यूअसली मॉडल खुद को जो है बेटर बनाने की कोशिश करता है जब आप लोग उसे फीडबैक देते हो। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो आपके पास जो लास्ट एग्जामिनेशन होगा, लास्ट एग्जामिनेशन कौन सा होगा, जो फाइनल सेमेस्टर होता है। तो यहाँ फाइनल सेमेस्टर कौन सा है, ये टेस्ट डेटा सेट, ये वाला फाइनल सेमेस्टर है।
इस पे जब एक्यूरेसी निकालेंगे तो इस पे रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर के फोल्डिंग करके डेटा सेट को तोड़ा जाता है, फोल्ड बनाए जाते हैं, उन पे वैलिडेशन, इंटरनल वैलिडेशन चलता है, पहले इस पे वैलिडेशन हुआ, फिर इस पे, इस तरीके से इंटरनल वैलिडेशन किया जाता है, ठीक है। इसको भी हम लोग को पढ़ना है, वैलिडेशन के समय पढ़ेंगे, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं। बट हाँ, आई होप एटलीस्ट वैलिडेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है? के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का मतलब इंटरनली हमने अगर के की वैल्यू 5 है तो 5 फोल्ड में तोड़ा है पूरे डेटा ट्रेनिंग डेटा सेट को, के की वैल्यू 6 है तो 6 में तोड़ा, 7 है तो 7 में तोड़ा, 8 है तो 8 में तोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेक कर करके हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने 1000 वो था हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट था, रोज थे, 1000 में ही ब्रेक कर दिया, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। अ, अच्छा ठीक है, एक बार इस चीज को सोचना हो कि क्या क्या इफेक्ट आएगा अगर सपोज हमने 1000 ही फोल्ड में तोड़ दिया, 1000 ही हमारे पास रोज है, तो सोचना जरा इसका रिजल्ट क्या आएगा और क्यों आएगा। कल 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 इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, क्रॉस वैलिडेशन है, ठीक है, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। अब स्ट्रेट स्ट्रेट के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है वो देखते हैं, ठीक। स्ट्रेटिफाइड में क्या करते हैं कि जो, अच्छा एक चीज़ और यहाँ बताना भूल गए, वो भी बता देते हैं। जो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन होता है उसमें ऐसा कोई फिक्स मेथड नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि अगर 0 क्लास के 100 सैंपल हैं तो 1 क्लास के भी 100 सैंपल होंगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। हो सकता है इसके इसके सपोज अगर 200 का ये टोटल सैंपल है तो हो सकता है इसके 150 हो, इसके 50 हो, इसमें हो सकता है इसके 100 हो और इसके 100 हो, इसमें हो सकता है इसके 50 हो, इसके 150 हो, इस तरीके से होता है, ठीक है। क्योंकि रैंडम रैंडम सिलेक्शन किया जाता है, रैंडम सिलेक्शन किया जाता है उसका क्या कहते हैं, सैंपल्स का। और जो स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है, इसमें क्या होता है कि आप एक रेशियो को मेंटेन कर सकते हो। मतलब एक रेशियो को मेंटेन करने का मतलब क्या है कि आप अगर सपोज चाहते हो कि हर बार जो 0 क्लास के सैंपल है वो इस टोटल 100 में 70% रहे और 1 वाले जो सैंपल्स हो वो 30% रहे, अगर ऐसे मेंटेन करना चाहते हो तो स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का यूज कर सकते हो। तो पहले फोल्ड में ये 0 क्लास के 70% होंगे और 1 क्लास के 30%। उसी तरीके से जब दूसरा फोल्ड बनेगा, दूसरे फोल्ड में भी क्या होगा, पहला जो है 70% होगा, दूसरा मतलब 0 क्लास के 70% होंगे और 1 क्लास के कितने होंगे, 30%। हर जगह ऐसे ही होगा। इसी तरीके से तीसरे फोल्ड में भी 0 क्लास के 70%, 1 क्लास के 30%, ठीक है। इस रेशियो को मेंटेन कर सकते हो आप, 50% भी सेलेक्ट कर सकते हो, 70% भी, 40-60 का रेशियो को रख सकते हो या 60-40 का रेशियो रख सकते हो। तो जैसा आप लोग चाहोगे वैसा रख सकते हो, ठीक है। तो इसका फायदा हम लोग उठा सकते हैं अगर हम लोगों ने 50-50 रख दिया, 50-50 अगर रख दिया, है ना, मतलब 0 क्लास और 1 क्लास के 50-50% अगर रख दिया हमने, तो हमारा डेटा सेट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। डेटा सेट बैलेंस हो गया तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा हमें, ठीक है। एनी हाउ वो जैसे भी करेगा 50-50 करेगा, रेशियो रेशियो 50-50 करे रहेगा। अब वो कैसे करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आई होप चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर हम लोगों ने रेशियो 50-50 का रख दिया, दोनों क्लास में 50-50% डेटा पॉइंट्स होंगे तो हमारा मॉडल अच्छी तरीके से ट्रेन होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्लास के जो डेटा पॉइंट है बराबर है, ठीक है। एक चीज और आप कर सकते हो, सपोज आपको पता है कि इम्बैलेंस डेटा सेट है, इम्बैलेंस डेटा सेट है, एक क्लास में 70% है, दूसरी क्लास में 30% है, और आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन रखना चाहते हो, तो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कि पहली क्लास 70% है, दूसरा 30%। बट अगेन कोई उसका मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि इम्बैलेंस है डेटा सेट, यहाँ पर भी इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। कर सकते हो बट ये ये कुछ अलग सिनेरियो के लिए ऐसा लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, ऐसा भी करते हैं लोग, जानबूझ के इम्बैलेंस बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इम्बैलेंस डेटा सेट की जरूरत पड़ती है, तो
खैर उस पर अभी नहीं आते, इम्बैलेंस को हम लोग बैलेंस बना रहे हैं तो उसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा सेट को इम्बैलेंस बनाया जाए किसी तरीके से, तो जब इम्बैलेंस बनाना होता है तो भी के फोल्ड का काम हो जाता है, के फोल्ड स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड वैलिडेशन का यूज़ कर लेते हैं, और अगर बैलेंस बनाना होता है तो भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, दोनों केस में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्या कहते हैं, के फोल्ड की मदद से हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे एक्स और वाई को, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसलिए हम इसके अंदर ही एक डेटा सेट है, मतलब डेटा सेट क्रिएट करने का एक मेथड है, उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक रैंडम सैंपल क्रिएट करेंगे 1000 रोज का और उसको स्प्लिट करेंगे। बहुत बड़े डेटा सेट पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए एसक्यूएल डेटा सेट के अंदर एक मेक क्लासिफिकेशन नाम का फंक्शन है जो कि रैंडम डेटा सेट रैंडम जनरेट करता है, रैंडम डेटा सेट जनरेट करता है। तो मेक क्लासिफिकेशन के अंदर हम बताएंगे कि हमारे पास जो डेटा सेट होना चाहिए 1000 सैंपल होने चाहिए, मतलब 1000 रोज होनी चाहिए। उसके अंदर जो क्लास है वो 2 क्लासेस होनी चाहिए। फीचर भी डिफाइन कर सकते हो, इसमें फीचर का भी ऑप्शन होता है पैरामीटर, कि टोटल उस डेटा सेट में कितने फीचर होने चाहिए, अभी 1 ही फीचर लेके चल रहे हैं, ठीक है। और रैंडम स्टेट यहाँ पर 1 2 3 जितना भी दे सकते हो दे दो, ठीक है। तो ये एक रैंडम डेटा सेट जनरेट करके हमें देगा जिसमें एक्स होगा और वाई होगा, मतलब ऑलरेडी हमारा स्प्लिट डेटा सेट होगा, ठीक है, स्प्लिट इन द सेंस एक्स और वाई में स्प्लिट होगा, ट्रेन टेस्ट में नहीं होगा, ठीक है, एक्स और वाई। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं वाई की वैल्यूज, वाई के काउंट को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, कितने कितने हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम लोग खैर इसको इसको ठीक है, इसको अभी अभी स्किप करते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड का यूज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड एन स्प्लिट, मतलब टोटल कितने फोल्ड आप चाहते हो, तो 5 फोल्ड हम चाहते हैं, सफल इक्वल्स टू 2, रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो सफल होगा, रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 1, रैंडमनेस उसकी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा डेटा सेट है, जो हमारा डेटा सेट है उस डेटा सेट से हम लोग एक एक जो, जैसे के फोल्ड में हमने 5 स्प्लिट किया है, तो ये टोटल 5 हमें डेटा सेट रिटर्न करके देगा के फोल्ड। तो हम के फोल्ड डॉट स्प्लिट एक्स वाई करेंगे तो ये 5 डेटा सेट हमें रिटर्न करके देगा, और हर एक 5 डेटा सेट में हमारा एक्स होगा और वाई, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्लिट करने के बाद एक एक डेटा सेट एक्स और वाई रिसीव कर रहे हैं, और उसका परसेंटेज यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं कि एक्स में कितना, मतलब एक क्लास में कितना परसेंटेज है, दूसरी क्लास में कितना परसेंट। एक बार इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पर देखो पहली जो 0 क्लास से टोटल सैंपल बिलोंग कर रहे हैं 400, 1 क्लास से बिलोंग कर रहे हैं 400, दूसरे सैंपल में मतलब दूसरे फोल्ड में 401 और 399, ठीक है। कुछ इसी तरीके से हमारा स्प्लिट हो रहा है। और यहाँ पर ट्रेन टेस्ट में भी हमारा क्या हो रहा है, स्प्लिट ट्रेन टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा कि ये ट्रेन और टेस्ट कैसे आया, ठीक है। जब हम लोगों ने स्प्लिट किया तो इसने एक ट्रेन आई एक्स रिटर्न किया और टेस्ट आई एक्स, ट्रेन और टेस्ट हमें स्प्लिट करके दिया, दोनों चीज़ें स्प्लिट करके दी। अब इस ट्रेन एक्स आई के अंदर दो चीज़ होगी, एक एक्स होगा और एक वाई, इसी तरीके से टेस्ट आई एक्स के अंदर एक होगा एक्स और एक होगा वाई। तो पहले इससे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे क्या, ट्रेन आई एक्स, और इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे टेस्ट आई एक्स। एग्जैक्टली ये क्या होगी, इंडेक्स से इंडेक्स होगी, ये इंडेक्स होगी कि इस डेटा सेट में इस इंडेक्स के जो वैल्यू है वो फर्स्ट फोल्ड में जाएंगे, और और इस तरीके से समझते हैं। हमारा जो ओवरऑल डेटा सेट है वो ये है, ठीक है, जिसमें
इसको बोला जा रहा है ये है हमारा x और ये है y। ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं तो जो k फोल्ड है स्प्लिट होने के बाद हमें डेटा सेट स्प्लिट करके नहीं दे रहा, हमें इंडेक्स स्प्लिट करके दे रहा है। मतलब जैसे हर एक रो की इंडेक्स होगी ना, एक जैसे कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसकी 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इंडेक्सिंग होगी। तो ये इंडेक्सिंग रिटर्न करके दे रहा है कि पहले डेटा में, मतलब पहले फोल्ड में ट्रेन एक्स की इंडेक्सेस ये हैं और टेस्ट एक्स की इंडेक्सेस ये हैं। तो ट्रेन और टेस्ट की इंडेक्स हमें मिल गई, तो उस इंडेक्स के बेसिस पे एक्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेन एक्स एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं और क्या टेस्ट एक्स एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। उसी तरीके से वाई से हम लोग ट्रेन एक्स जो इंडेक्स है उसकी मदद से वाई एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, ट्रेन वाई एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं और टेस्ट वाई एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, एक एक फोल्ड का हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो सपोज इस यहाँ इंडेक्सिंग लिख दें तो क्लियर होगा। ठीक है। अब जो पहला फोल्ड बना, पहले फोल्ड में इसने दो चीजें रिटर्न करके दी। ठीक है। एक दिया है ट्रेन आई और टेस्ट आई। ठीक है। मतलब अ, दो चीजें होंगी, ट्रेन होगा और टेस्ट टेस्ट होगा, दोनों चीजें होंगी। ठीक। तो सपोज ट्रेन आई की जो इंडेक्सेस थी, ट्रेन आई की इंडेक्सेस इसने दी कि 0th इंडेक्स, 3rd इंडेक्स, 5 इंडेक्स और 7 इंडेक्स। ठीक है। और टेस्ट की जो उसने इंडेक्स रिटर्न करके दी वो आई सपोज 1 2 4 और 6। बेसिकली इसमें एक ज़्यादा करना पड़ेगा, यहाँ पर हम 6 भी कर दे रहे हैं। ठीक है। 1 2 4 5 ठीक है, इस तरीके से। ठीक है। इसने इंडेक्स रिटर्न करके दे दी। ठीक है। अब इसके बाद इसको बोला जा रहा है ये है ट्रेन ट्रेन आई एक्स और ये वाला पोर्शन जो है वो है टेस्ट आई एक्स। ठीक है। तो यहाँ पर स्लाइसिंग मतलब एक्सट्रैक्ट करा जा रहा है क्या, एक्स एक्स मतलब ये पूरा पूरा डेटा फ्रेम। ठीक है। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, वाई वाई नहीं। ठीक है, वाई नहीं। अब इसमें से हम 0 3 5 6 7 मतलब ये रो ये रो ये रो और ये इतनी रो एक्सट्रैक्ट करके एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा फ्रेम होगा वो इस तरीके से होगा। ये एक्स होगा, इसमें वाई पोर्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें वाई पोर्शन नहीं होगा और इसमें टोटल हमारी 5 रोज होंगी। ठीक है, 5 रो होंगी और इनकी इंडेक्स क्या होगी, ये होगी 0, ये होगी 3, ये होगी 5, ये 6 7। ठीक है। उसी तरीके से अब हमारा क्या एक्सट्रैक्ट हो गया, ट्रे एक्स से, मतलब इस एक्स से हमारा ये वाला डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसका मतलब क्या है, एक्स ऑफ टेस्ट, मतलब टेस्ट टेस्ट के लिए जो डेटा सेट बनेगा वो क्या होगा। तो टेस्ट के लिए अलग से डेटा सेट बनाते हैं। ठीक है। और इनकी इंडेक्सिंग क्या होगी, टोटल इसमें 3 है तो 3 ही इसमें होंगे। इनमें वैल्यू क्या होगी हमारी 1 2 और 4। ठीक है। अब इसका x तो निकल आया, इसका y भी होना चाहिए ना, तो इसका y निकालते हैं। अब y कहाँ से निकलेगा, इसके हर एक रो के करस्पॉन्डिंग। हाँ, y यहाँ से निकलेगा, टेन ऑफ एक्स आई। टेन ऑफ एक्स आई क्या है, ये है 0 3 5 6 7। तो 0 3 5 6 7 यहाँ पर भी आ जाएगा। इसी तरीके से इसका भी क्या होगा,
तो इसका भी वाई होगा, ठीक है, इसका भी वाई, मतलब टेस्ट का भी वाई होगा, और टेस्ट का वाई कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी इंडेक्सिंग हो जाएगी, वाई वाई का कौन कौन सी इंडेक्स, 0 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, और 6 और 7, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई का कौन कौन सा इंडेक्स, 1 और 2 और 4, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट, ये टेस्ट डेटा सेट, ये वन फोल्ड है, वन फोल्ड है, ठीक है, ये क्या है, वन फोल्ड है, ठीक। तो सिंगल फोल्ड में हमें ट्रेनिंग और टेस्ट दोनों मिला है। तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर काउंट प्रिंट करें इन ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा सेट के। तो पहले वाले फोल्ड में ट्रेनिंग में 400 क्या थे, सैंपल्स थे, और मतलब जो 0 क्लास से बिलोंग कर रहे थे, और 1 क्लास से 400, और टेस्ट में 101 थे और 99, और लगभग 50% रेशियो हर एक ट्रेनिंग डेटा सेट में है, हर एक मतलब फोल्ड्स में है, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने 5 फोल्ड्स दिए थे, 5 फोल्ड्स दिए थे, एन स्प्लिट इक्वल्स टू 5, यहाँ पर टोटल हमारे 5 फोल्ड्स मिले हैं, ठीक है। अब सपोज आपको रेशियो मेंटेन करना है, तो इसमें बस आपको एक पैरामीटर और पास करना, वेट्स, ठीक है, वेट्स में जो भी आप रेशियो पास करोगे उस हिसाब से स्प्लिट करेगा, ठीक है। पूरा सेम कोड है, बस यहाँ पर हमने चेंज किया है, जो मेक क्लासिफिकेशन है इसमें वेट्स में हम लोगों ने यहाँ पर पास किया है क्या, कि 0.4 और 0.6, मतलब 40 और 60 का रेशियो, 40 और 60, मतलब क्लास 0 में 40% डेटा सेट होगा, और क्लास 1 का 60% डेटा सेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 का रेशियो कम हो गया और 1 का रेशियो ज़्यादा हो गया। अगर 50-50 करेंगे तो अगेन हमें सेम सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक, कुछ इस तरीके से, ठीक, 400 400 400 399 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग डेटा सेट को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो दो तरीके डेटा सेट को बैलेंस करने के हैं, एक तो सैम्पलिंग करो, मतलब कैसे, अप सैम्पलिंग या डाउन सैम्पलिंग, दूसरा क्या है, के फोल्ड क्रॉस स्टेट के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन की मदद से कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों तरीके ही अप्लाई कर सकते हो, वैसे ज़्यादातर लोग अप सैम्पलिंग डाउन सैम्पलिंग करते हैं अगर बैलेंस की बात करें तो, ठीक है। और अगर मॉडल सिलेक्शन की बात करें तो उस केस में इंसैम्बल मॉडल हमारे लिए सबसे सही होता है, ठीक है, इंसैम्बल मॉडल अच्छा रिजल्ट देता है। कोई भी एक इंसैम्बल मॉडल उठाइए, इंसैम्बल में रैंडम फॉरेस्ट या एक्जीबूस्ट सबसे अच्छा माना जाता है, तो आप दोनों में से कोई चूज कर सकते हैं, ठीक है। इवन अगर इम्बैलेंस नहीं भी है डेटा सेट, मतलब बैलेंस्ड भी है, तो उस केस में भी हमारा रिजल्ट इंसैम्बल मॉडल अच्छा देता है, क्योंकि वहाँ पर एक मॉडल से नहीं मल्टीपल मॉडल से ट्रेनिंग हो रही है। तो अगर एक की जगह 10 मॉडल लगाए आपने ट्रेनिंग के लिए, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट अच्छा मिलेगा, है ना। मेजोरिटी वोटिंग करी जाए तो रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, है ना। तो इंसैम्बल मॉडल वैसे ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जितने भी कंपटीशन होते हैं कैगल और इन सब में, ठीक है, तो मैक्सिमम लोग यही इंसैम्बल मॉडल्स का यूज़ करते हैं। अब तो खैर नहीं, लेकिन एक समय था, जैसे आज से 3-4 साल पहले की अगर बात करें, तो उस समय सिर्फ एक्जी बूस्ट लगा के, और पहले तो किसी को पता ही नहीं होता था एक्जी बूस्ट और ये एडा एडा बूस्ट, ये सब पता ही नहीं होते थे। तो जितने भी मास्टर ग्रैंड मास्टर होते थे कैगल पे, वो सब एक्जी बूस्ट ये इंसेंबल टेक्निक लगा के जो है कंपटीशन जीता करते थे, है ना। तो खैर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा हैंडलिंग इम्बैलेंस डेटा सेट, किस किस तरीके से हैंडल किया जाता है। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इसमें। और ऐसा नहीं कि और भी तरीके हैं, नहीं हैं, मतलब हैं, इसके अलावा भी आपको हो सकता है नेट पे और तरीके मिल जाएं, बट इन जनरल जितने भी तरीके हैं वो हमने सारे कवर कर दिए, इन जनरल सारे तरीके कवर कर दिए, ठीक है। रोज़ कुछ ना कुछ अपडेशन आया रहता है, हर चीज़ में अपडेशन आया रहता है, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ जनरल तरीके सारे हमने बता दिए, ठीक है। तो 4 तरीके हुए हमारे, या तो आप लोग क्या करोगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मतलब परफॉर्मेंस मैट्रिक्स चेंज करोगे, या फिर मॉडल चेंज करोगे, और तीसरा सैम्पलिंग करोगे, अप सैम्पलिंग डाउन सैम्पलिंग, चौथा स्टेटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है, बस। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है इम्बैलेंस डेटा सेट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आउटलायर्स के बारे में, आउटलायर डिटेक्शन कैसे करा जाता है, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्लास होगा आउटलायर डिटेक्शन का, ठीक है। और क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं आउटलायर से, मतलब कैसे आप लोग डिटेक्ट करेंगे आउटलायर, क्योंकि ये थोड़ा सा टीडियस टास्क होता है आउटलायर डिटेक्शन, है ना। तो
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कोशिश करिए कोई अपसेंट ना रहे, आउटलायर डिटेक्शन में कोई अपसेंट ना रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग, हो सकता है कल क्लास हम लेंगे, ठीक है। ओके कल सर। सैटरडे है बट स्टिल मे भी क्लास लेंगे, ठीक है। किसी को कोई इशू तो नहीं है? नहीं नहीं सर। ओके ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में अगर किसी को सर कोई टाइम इशू है तो पूछ टाइम सकता है, अदरवाइज स्टॉप करते हैं, कल मिलते हैं।